हेलो बच्चों, आज हमारा चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी। फिजिक्स का पहला चैप्टर है क्लास 10th इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना। तो वो सबसे पहली चीज़ है कि आप मेरे साथ क्या करते चलिएगा, जो कुछ मैं बताता चल रहा हूँ उसके साथ साथ नोट्स बनाते चलिएगा, मेंटेन करते चलिएगा। जो डाउट है आप डाउट भी हमसे पूछ सकते हो, तो डाउट के साथ इंटरेक्ट रहिएगा और चीज़ों को एक एक बारीक से आप मेमोराइज करने की कोशिश करेगा। मतलब जितने भी टॉपिक्स मैं बताऊँ उन टॉपिक्स को सारे को पॉइंट टू पॉइंट नोट करते चलेगा। उसके बाद जो इतने क्वेश्चन कराता हूँ तो क्वेश्चन सीरीज को भी साथ में चलाते चलेंगे, क्लियर रहेगा, ठीक है ना। सबसे पहले आता है इलेक्ट्रिसिटी। सबसे पहले टॉपिक को जो नाम है चैप्टर का उसी को समझ लेते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी जिन्हें इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है? इलेक्ट्रिसिटी मेनली वी कैन से दैट इट इज इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है? इलेक्ट्रिक करंट को जनरली लोग कह देते हैं कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज के फ्लो को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। अब जनरली एक वर्ड यहां पर आ रहा है इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज, अब चार्ज क्या है सर? हमें करंट तो समझ में आ गया कि मतलब हमको कहने का मतलब कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, टाइम का इलेक्ट्रिक चार्ज के रिस्पेक्ट में फ्लो करना हमारा कहलाता है इलेक्ट्रिक करंट। मतलब जिन्हें डिफिनेशन से कह सकते हैं I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। आई क्या है? I इन देयर इज अ करंट, I इन देयर करंट, Q क्या है? चार्ज है, T क्या है? टाइम है। अब जनरली मीनिंग तो ये आता है कि I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। अब मीनिंग आता है चार्ज क्या है, तो जनरली जो करंट फ्लो करता है वो मेटेलिक बॉडी में फ्लो करता है, और मेटेलिक बॉडी में चार्ज का काम करते हैं इलेक्ट्रॉन्स। कौन करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं जनरली इलेक्ट्रॉन ही चार्ज है। इलेक्ट्रॉन का फ्लो करना कहलाता है चार्ज। क्यों? इसका एक रीजन भी है कि चार्ज की जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है वो कौन सी है? इलेक्ट्रिक करंट। मतलब चार्ज की जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, स्मॉलेस्ट यूनिट वो कौन सी है? इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन का जो वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। सर ये कौन सी बात हुई? सर ये बात नहीं हुई, ये वैल्यू वाली बात हुई। जैसे तुम लोग ना 10 नंबर का 10 डिजिट का एक फ़ोन नंबर याद कर लेते हो, इंस्टाग्राम का पासवर्ड, फेसबुक याद कर लेते हो, नंबर पासवर्ड याद कर लेते हो ना, उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन की वैल्यू भी याद करनी ही पड़ेगी। इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 पावर 19 कूलम, ठीक है ना। अब गौर समझो कि मैंने कह दिया, अब हम लोग ऐसा कह दिया करेंगे, अभी यहाँ के लिए इतना ही समझेंगे कि जनरली हम जब चार्ज की बात करेंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज की बात करेंगे, तो वहाँ चार्ज को हम लोग एज अ इलेक्ट्रॉन कंसीडर किया करेंगे। किसको कंसीडर करेंगे? इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का फ्लो करना ही मेटेलिक बॉडी में हमारा कहलाता है चार्ज है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक प्रकार का, मैंने कहा, स्मॉलेस्ट यूनिट है चार्ज की। क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट चार्ज की है, और एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 पावर 19 कूलम। बात क्लियर ना। अब चार्ज की वैसे तो कुछ खास प्रॉपर्टीज आती है, अभी करंट पे फिर वापस आ रहा है, पहले चार्ज की कुछ खास प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं। भाई चार्ज चलो है सर कि चार्ज के फ्लो करने की ही वजह से हम कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रही है, इलेक्ट्रिक करंट है, तो अब चार्ज की कुछ खास प्रॉपर्टीज भी होंगी। बिल्कुल है। चार्ज एक ऐसा क्वांटिटी है जो कि न क्रिएट करा जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। कहने का मतलब चार्ज एक कंजर्वेटिव इन नेचर का प्रॉपर्टी है। कंजर्वेटिव इन नेचर, कंजर्वेटिव इन नेचर। चार्ज की जो पहली प्रॉपर्टी कह लेती है कि चार्ज जो होता है वो कंजर्वेटिव नेचर का होता है। कंजर्वेशन का मतलब सिंपल सा यहाँ पर ये है कि वो चीज़ ना क्रिएट करी जा सकती है ना ही डिस्ट्रॉय करी जा सकती है। तो जब कोई चीज़ ना क्रिएट करी जा सकती है ना डिस्ट्रॉय की जा सकती है, तो क्या करा जा सकता है? भाई साहब सिंपल सा है, उसको ट्रांसफ़र किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? ट्रांसफ़र। तो एक आप ये भी कह सकते हो कि चार्ज जो है वो ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी है। दूसरा, किसी भी मेटेलिक बॉडी, जैसे मान लीजिए मार्कर है, मार्कर क्या एक मेटेलिक बॉडी है, तो अगर मेटेलिक बॉडी है तो इस मेटेलिक बॉडी के जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो सरफेस के अंदर ही रहेंगे तब तक जब तक कोई एक्सटर्नल तुम अपीयरेंस ला करके मतलब इससे रिमूव नहीं करा रहे हो। तो इसका मतलब जो चार्ज रहेंगे किसी भी पर्टिकुलर बॉडी के वो क्वांटाइज्ड नेचर रहेंगे। कैसे रहेंगे? क्वांटाइज। तो चार्ज क्वांटाइजेशन इन नेचर भी प्रॉपर्टी है। क्वांटाइजेशन इन नेचर प्रॉपर्टी है। क्वांटाइजेशन का सिंपल सा मतलब होता है ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी, ऐसी कोई भी चीज़ जो कि फिक्स अमाउंट में प्रेजेंट है। तो यहाँ क्वांटाइजेशन मतलब क्या कहेंगे? एनीथिंग विच इज प्रेजेंट इन द फिक्स्ड अमाउंट। तो Q बराबर प्लस माइनस NE, दिस इज द क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी। यहाँ पर Q क्या है? चार्ज है, N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, और E मैंने बता रखा है, E मतलब इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू जो कि होती है 1.6 इंटू 10 पावर 19
कूलम। इतनी बात क्लियर होगी आपको। मतलब आपको मान लीजिए छोटा सा इससे क्वेश्चन बनता है, कोई भी वायर है उसमें कोई 5 कूलम का चार्ज है, 5 कूलम का चार्ज है, तो आपसे कह दिया जाए वो 2 सेकंड के लिए फ्लो कर रहा है, तो आप हमें क्या बताइए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताइए। तो जनरली कोई भी चार्ज आपको दिया होगा तो आप क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे Q/E से। जो भी चार्ज दिया होगा चार्ज की वैल्यू रख देंगे, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 1.6 10⁻90 रख देंगे, यहाँ से आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल आएंगे। तो ये मतलब एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट है चार्ज का, जिससे कि आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो। तो चार्ज के बारे में बात करी मैंने। चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज जनरली मेटेलिक बॉडी में एक इलेक्ट्रॉन्स का ही फ्लो होता है, तो हम लोग ऐसा कह देते हैं द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज द चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है चार्ज की, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन यूज करेंगे। अब चार्ज की कुछ खास प्रॉपर्टीज हैं, उनमें से पहली प्रॉपर्टी आती है कंजर्वेटिव नेचर की, दूसरी आती है ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी की, और चौथी आती है क्वांटाइजेशन इन नेचर की। मैंने कहा ना, क्वांटाइजेशन का मतलब यही समझ के रखिएगा, कोई भी ऐसी चीज़ जो कि एक फिक्स अमाउंट में पाई जाए उसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन। और क्वांटाइजेशन के लिए आप यूज़ करके आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी निकाल सकते हैं। इतनी बात क्लियर। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको चार्ज की मिल गई होगी। हम अपनी टॉपिक दोबारा से इलेक्ट्रिक करंट पे आ रहे हैं, नोट करिए इतना। देखो अब आता है इलेक्ट्रिक करंट। चार्ज को समझ गए। इलेक्ट्रिक करंट क्या कहलाता है? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। I इज इक्वल टू Q/T यूज करते हैं जनरली। I इज द करंट, जिसकी यूनिट क्या होती है? करंट की यूनिट होती है एम्पियर। थोड़ा सा याद रखेंगे यहीं पे, एम्पियर को F से स्टैंड कर देते हैं। चार्ज की यूनिट होती है कूलम, जिसको हम लोग C से रिप्रेजेंट कर दिया करेंगे। टाइम की यूनिट होती है सेकेंड। क्या होती है? सेकेंड, जिसको S से या SEC से भी हम लोग रिप्रेजेंट कर देंगे। अब इस फॉर्मूले का यूज़ करके आप करंट निकाल सकते हो। जैसे कोई भी मेटेलिक बॉडी है, उस पर चार्ज फ्लो कर रहा है किसी भी टाइम के लिए, 5 सेकंड 10 मिनट, तो कितनी करंट फ्लो करेगा उसको आप मेजर कर सकते हो I इज इक्वल टू Q/T से। दूसरा हमारा टॉपिक आता है पोटेंशियल डिफरेंस। क्या आता है? पोटेंशियल डिफरेंस। अब इलेक्ट्रिक करंट समझ में आ गया सर, पोटेंशियल डिफरेंस समझ लेते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? एक पोटेंशियल डिफरेंस वर्ड होता है, एक होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इन दोनों का मतलब लगभग वैसे सेम ही कह देते हैं, बट यहाँ समझने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस को पहले समझते हैं, फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस का सिंपल मीनिंग है, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से एक पॉइंट तक लाने में जो भी हम वर्क डन करते हैं वो कहलाता है पोटेंशियल डिफरेंस। तो हम अगर डिफिनेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? द अमाउंट ऑफ वर्क डन, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन bringing a unit positive charge from one point to another, from one point to another point, one point to another point is known as the potential difference। मान लीजिए एक पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है, एक पॉइंट ए पॉइंट ये है और बी पॉइंट ये है। तो अगर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जा रहे हो, एक पॉइंट से ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ले जा रहे हो, तो इसके ए से बी तक जाने में जो भी वर्क डन होगा वो कहलाएगा हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। तो मतलब ए से बी जाने में जो पोटेंशियल होगा डेल्टा वी, अगर ए वाले का पोटेंशियल ज़्यादा है, मतलब ए वाले का पोटेंशियल ज़्यादा है वी से, तो इसको लिखेंगे वी ए माइनस वी बी, जो कि किसके बराबर है? वर्क डन कर रहे हैं हम लोग, किसको ले जाने में? एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ले जाने में। तो मतलब V इज इक्वल टू W/Q। W कहाँ से? एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक का जो वर्क डन है वही कहलाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। तो हम लोग सिंपल सा डिफिनेशन समझते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस कहता है कि एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो भी वर्क डन कर रहे हो वही कहलाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। दैट इज यूजफुल डेल्टा V इज इक्वल टू VA माइनस VB W/Q। ये फॉर्मूला रिमाइंड रखेगा, मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, डेल्टा V इज इक्वल टू VA माइनस VB दैट इज इक्वल टू W/Q। Q क्या है? Q एक कोई चार्ज होगा जो कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में वर्क डन कर रहा है। बात क्लियर? दिस इज द सिंपल डिफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। नोट करें, फिर आगे बात करें। मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ टॉपिक, तो अब एक ऑनलाइन चालू करना। इसके बाद हमारे पास दो टॉपिक है, एक हमारा है एमीटर और दूसरा है वोल्टमीटर। जनरली देखो करंट तो हम लोग पहचान लेंगे क्या होता है। करंट होती थी I इज इक्वल टू Q/T, I इज इक्वल टू Q/T। अब करंट को मेजर करने के लिए किसी न किसी इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करेंगे, या पोटेंशियल डिफरेंस होता था V इज इक्वल टू W/Q। तो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए किसी इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करेंगे। तो एमीटर यूज़ करते हैं, यूज एज एक ऐसा डिवाइस होता है जिसको यूज़ करते हैं करंट मेजर करने के लिए।
यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट, यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज एमीटर। तो एमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिक करंट मेजर करने को यूज किया जाता है। इसी तरीके से सिंपल बात करें अगर वोल्ट मीटर की, तो वोल्ट मीटर भी एक डिवाइस है, वोल्ट मीटर भी एक डिवाइस है जिसको यूज करते हैं करंट मेजर करने के लिए, जिसको यूज करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस मेजर यूज करने के लिए, यूज टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस, यूज टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। बात क्लियर? तो एमीटर की बात करें, वोल्ट मीटर की बात करें, ये दोनों ही एक प्रकार के डिवाइस हैं। करंट मेजर यूज करने के लिए हम करते हैं एमीटर का, और वोल्ट मीटर यूज करते हैं हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए। अब दोनों चीज खास बात ये है कि दोनों ही सर्किट बनाएंगे अभी हम लोग। सर्किट मतलब एक ऐसी चीज होती है जिसमें कि पूरे के पूरी चीजें इंस्ट्रूमेंट एडअप किए जाते हैं, कनेक्ट किए जाते हैं। तो अभी हम लोग बात करेंगे कि जो एमीटर है, एमीटर जो करंट मेजर कर रहा है वो सर्किट में कैसे कनेक्ट होगा। तो ये जो सर्किट में सीरीज कनेक्शन में कनेक्टेड होता है, किस कनेक्शन में? सीरीज कनेक्शन में कनेक्टेड होता है, सीरीज कनेक्शन में कनेक्टेड होता है। दूसरी खास बात इसकी ये है, इसका जो खुद का एमीटर का रेजिस्टेंस होता है वो कैसा होता है? लो रेजिस्टेंस होता है। कैसा होता है? लो रेजिस्टेंस होता है। अभी यहाँ मैंने सीरीज सर्किट की बात नहीं करी है, रेजिस्टेंस की भी बात नहीं करी है, तो अभी सिर्फ रिमाइंड रखना है कि एमीटर जो है वो मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिक करंट के लिए। दूसरा, ये सीरीज सर्किट के साथ कनेक्टेड होता है और इसका अपना रेजिस्टेंस लो रेजिस्टेंस होता है। यही सेम चीज़ पैरेलल इसमें अपोजिट चलती है। ये यूज़ किया जाता है पोटेंशियल डिफरेंस मेज़र करने के लिए, ये सर्किट के साथ पैरेलल कनेक्ट किया जाता है। पैरेलल कनेक्शन होता है इसका। कैसा होता है? पैरेलल कनेक्शन होता है। इसकी खास बात है कि वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस हाई होता है, वोल्ट मीटर रेजिस्टेंस हाई होता है। अच्छा, रेजिस्टेंस की अभी हमने बात करी नहीं, तो सिर्फ इतना बता दे रहे हैं, रेजिस्टेंस एक प्रकार की ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो करंट को फ्लो करने से रोकती है। तो अगर रेजिस्टेंस की भी जानकारी आगे हम लोग पढ़ेंगे चल के, लेकिन अभी के लिए जान लेते हैं, रेजिस्टेंस एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो कोई करंट को फ्लो करने से रोकती है। हिंड्रेंस, अपोजिट, हिंड्रेंस मतलब एक प्रकार रुकावट है, बाधा होती है, करंट फ्लो रोकती है। तो अगर तुमसे ये भी सवाल करा जा सकता है कि लो रेजिस्टेंस ही क्यों होता है, या एमीटर का लो रेजिस्टेंस ही क्यों होता है? इस वजह से लो रेजिस्टेंस होता है क्योंकि अगर सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो इसमें टोटल मेजर हम लोग करंट कर पाएंगे। अगर रेजिस्टेंस हाई होगा तो करंट कम जाएगी, करंट को रोकेगा ज़्यादा, तो फिर हम लोग करंट मेजर नहीं कर पाएंगे। लेकिन पोटेंशियल मीटर में हाई होता है क्योंकि आपको सर्किट को जो करंट जा रही है वो पूरी जाए, वोल्ट मीटर जो पोटेंशियल मेजर कर रहा है आपकी करंट को लॉस ना करे। बात क्लियर ना? तो थोड़ा सा फंडामेंटल याद रखिएगा। अच्छा, दूसरी सबसे चीज़, जो करंट है वो करंट एम्पियर में तो मेजर करी जाती है, लेकिन प्रैक्टिकली इसकी बहुत स्मॉलर वैल्यूज़ आपको देखने को मिलेंगी। मतलब वैसे तो एम्पियर होती है करंट को मेजर करने के लिए, एम्पियर यूज़ करते हैं, बट आपको थोड़ी सी प्रैक्टिकली छोटी वैल्यूज़ रीड करने मिलेंगी। मतलब आपको मिली एम्पियर मिलेगी, मिली एम्पियर बोले तो 10⁻³ एम्पियर। आपको माइक्रो एम्पियर यूज़ कराई जाएगी, माइक्रो, म्यू एम्पियर, ठीक है ना? म्यू मतलब माइक्रो एम्पियर, तो माइक्रो एम्पियर मतलब 10⁻⁶ एम्पियर यूज़ कराई जाएगी। या आपको प्रैक्टिकली आपको एक पिकोमीटर यूज़ कराई, नैनोमीटर हो जाएगी, नैनोमीटर एनएम लिख देंगे, नैनोमीटर मतलब नैनोमीटर एम्पियर मतलब 10⁻⁻, नैनो एम्पियर लिख दीजिए, ठीक है ना? नैनो एम्पियर मतलब 10⁻⁹ एम्पियर। या आपको पिको एम्पियर यूज़ कराई जाएगी, पिको एम्पियर मतलब 10⁻⁻12 एम्पियर। तो मतलब आपको प्रैक्टिकली एम्पियर की जब आगे क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पर आपको करंट की वैल्यूज इन टर्म में देगा, मिली एम्पियर। तो आपको करना क्या है, उन मिली एम्पियर को कन्वर्ट करना है 10⁻³ एम्पियर। माइक्रो एम्पियर बोला तो 10⁻⁶ एम्पियर हो जाएगा, अगर नैनो एम्पियर बोला तो 10⁻⁹ एम्पियर हो जाएगा, अगर पिको एम्पियर बोला तो 10⁻12 हो जाएगा। बस समझ रहे ना? तो आपको ये हो सकता है कि प्रैक्टिकली वो एम्पियर की वैल्यूज इन टर्म में दे, मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर, नैनो एम्पियर या फिर पिको एम्पियर के नंबर दे। तो आपके दो टर्म्स क्लियर होते हैं, एक एमीटर और दूसरा वोल्ट मीटर। अब आगे प्रैक्टिकली हम लोग ये समझते हैं कि कैसे इन सर्किट का यूज किया जाता है एक सर्किट बनाने के लिए। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक सर्किट। नोट करो, फिर आगे बात करें। देखो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट है क्या, समझने की कोशिश करें। जब हम लोग वेरियस पार्ट को कनेक्ट करते हैं, वेरियस पार्ट में मतलब समझ रहे हो, वेरियस पार्ट में आपका एमीटर आ जाएगा, वोल्ट मीटर आ जाएगा, आपकी बैटरी आ जाएगी, स्विच आ जाएगी, सर्किट को कंप्लीट करने के लिए एमसीबी हो गया, स्विच हो गया। तो सारे पार्ट को जब कनेक्ट करके हम लोग एक क्लोज्ड पाथ बनाएंगे,
क्या बनाएंगे, क्लोज्ड पाथ बनाएंगे, तो हमारा कहलाएगा इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इलेक्ट्रिक सर्किट कुछ नहीं है, जितने भी सारे पार्ट आपके सारे पार्ट में अभी बता रहे कौन कौन से आते हैं, बल्ब आते हैं, स्विच आएगी, लाइट आएगी, बैटरी आएगी, एमसीबी आएगी, आपका जितने भी पार्ट आएंगे उन सारे पार्ट का कनेक्ट करके क्लोज पाथ बना देना, वो क्या कहलाएगा, हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट बनाएगा। तो इसमें मेन पार्ट कौन से यूज करते हैं, थोड़ा वो जान लेते हैं, फिर हम लोग सर्किट की आगे बात करेंगे, डायग्राम बना के देखते हैं। मेन पार्ट्स कौन से आएंगे, मेन पार्ट आपके बल्ब आ सकता है, इलेक्ट्रिक बल्ब आ सकता है, बैटरी आ सकती है, सेल आ सकता है, स्विच आ सकता है, स्विच फिर कनेक्ट करने के बाद फ्यूज भी यूज करते हो, फ्यूज आ गया, एमसीबी आ गई, रेजिस्टेंस आ गया, रेजिस्टेंस लगा दिया आपने, मतलब रेजिस्टर बोलते हैं जिसे, रेजिस्टेंस लगा दिया आपने, एमीटर यूज करा, वोल्ट मीटर यूज करा। तो इन सारे पार्ट्स का, इन्हीं पार्ट्स का, ये जो मैं पार्ट की बात कर रहा ना, वो ये सारे पार्ट्स, आपका बल्ब हो गया, बैटरी हो गया, सेल हो गया, स्विच हो गया, फ्यूज हो गया, एमसीबी हो गया, रेजिस्टेंस हो गया, एमीटर, वोल्ट मीटर, इन सारे मेन पार्ट को लगा करके आप कनेक्ट करके एक दूसरे के साथ में एक टोटल एक क्लोज पाथ बनाते हो, तो वो आपका कहलाता है इलेक्ट्रिक सर्किट। क्लियर है, नोट करो। देखो बोर्ड में कुछ लिखे हुए हैं कंपोनेंट, उनके सैंपल। वायर होगा तो आपका स्ट्रेट यूज किया जाएगा, ज्वाइंट वायर होगा तो इस तरीके से वायर दो होंगे, इस तरीके से दिखाया जाए ज्वाइंट वायर। सेल को इस तरीके यूज करेंगे, बड़ा जो डंडा दिख रहा है ना, ये प्लस साइन को रिप्रेजेंट करेगा, और ये जो छोटा वाला डंडा है ये माइनस साइन को रिप्रेजेंट करेगा। जो बैटरी है, तो बैटरी में आपको क्या करना है, ये जो बड़ा डंडा है ये भी प्लस साइन का है, ये छोटा डंडा जो है माइनस साइन रिप्रेजेंट करेगा। बल्ब इस तरीके रिप्रेजेंट करेंगे, फ्यूज को इस तरीके रिप्रेजेंट करेंगे, एमीटर को आपका ए लिख करके ये प्लस माइनस चलेगा, वोल्ट मीटर को इस तरीके से प्लस माइनस चलाएंगे, रेजिस्टेंस का सिंबल ये होता है। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, ओपन सर्किट। ओपन सर्किट पे आप क्या करेंगे, इस तरीके से ओपन रहेगा, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, ओपन स्विच को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, ये ओपन स्विच है। क्लोज स्विच के लिए इस तरीके से यूज करेंगे, या फिर क्लोज स्विच को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बीच में डॉट लिख करके। तो इस तरीके से हम सारे इलेक्ट्रिकल सिंबल को रिप्रेजेंट करेंगे, जो कि न्यूमेरिकल्स में सर्किट डायग्राम बनाते समय यूज करेंगे। तो सारे सिंबल आसानी से इस तरीके से बनाए हैं, इसको नोट कर लीजिए। फिर हम एक सर्किट बना के दिखा रहे हैं सारे इंस्ट्रूमेंट को उस सर्किट में कनेक्ट करके। क्लियर है, नोट करिए। देखो हमारा है टॉपिक ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या है, वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट व्हेन करंट इज पासिंग थ्रू द कंडक्टर। पासिंग थ्रू द कंडक्टर मतलब जो भी वोल्टेज फ्लो कर रहा है किसी भी कंडक्टर पर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट की, जो भी उसमें करंट फ्लो कर रही है उसमें पास हो रही है। कंडीशन है कि टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट होना चाहिए, टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। तो बहुत बेहतरीन ढंग से समझने की कोशिश करिएगा ओम्स लॉ है क्या चीज़। पहले लेक्चर में सब कुछ बात कर चुका हूँ, करंट क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, सारी चीज़ें। तो अब उसी के बेसिस पर एक ओम्स लॉ आया है, जो कि ओम्स लॉ में ये कहता है कि जो भी कंडक्टर में वोल्टेज पास, मतलब जो भी वोल्टेज है कंडक्टर का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल उसमें पास होने वाले करंट के होगा। मतलब वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, जो भी कंडक्टर में करंट फ्लो कर रही है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमारा वोल्टेज होगा। और शर्त है कि टेम्परेचर को चेंज नहीं करना है, टेम्परेचर को आपको कांस्टेंट रखना है। अब बात समझिए, ये हमारा क्या है, ओम्स लॉ है कि वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। अब आपको बता चुका हूँ, जब भी कभी प्रोपोर्शनल साइन लगाएंगे तो वहाँ पर प्रोपोर्शनल साइन को हटाते हैं, इक्वल लगाते हैं, कोई ना कोई कांस्टेंट आ जाता है। इसका मतलब वोल्टेज इक्वल लगाएंगे, यहाँ पर क्या आ जाएगा, आई आर। जब भी कभी प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं तो इक्वल लगाते हैं तो वहाँ एक कांस्टेंट आता है। तो यहाँ पर कांस्टेंट कौन आया है, आर। इस आर का नाम पड़ेगा रेजिस्टेंस, जो कि किसकी तरह बिहेव कर रहा है, एक कांस्टेंट की तरह बिहेव कर रहा है। किसकी तरह बिहेव कर रहा है, कांस्टेंट की तरह बिहेव कर रहा है। बात क्लियर। तो ये आपका हो गया ओम्स लॉ। क्या हो गया, दिस इज ओम्स लॉ। बात क्लियर। तो ओम्स लॉ क्या कहता है, किसी भी कंडक्टर में जो भी वोल्टेज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उस कंडक्टर में फ्लो होने वाली करंट के, और टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए। तो वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, तो V इज इक्वल टू आई आर आ जाएगा। यहाँ पर जो आर आई कांस्टेंट है, जिस कांस्टेंट का नाम पड़ा है रेजिस्टेंस। क्या नाम पड़ा है, रेजिस्टेंस। इतनी बात क्लियर। अब जनरली ये रेजिस्टेंस है क्या चीज़, थोड़ा इसको समझ लेते हैं। रेजिस्टेंस कुछ नहीं है, रेजिस्टेंस एक प्रकार का एक, जो आपको पता है कि ओम्स लॉ से कांस्टेंट की तरह आया है। और रेजिस्टेंस एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि करंट को फ्लो करने से अपोज करता है। तो रेजिस्टेंस क्या है,
एक ऐसी प्रॉपर्टी है किसकी, रुकावट की, प्रॉपर्टी ऑफ हिंड्रेंस, प्रॉपर्टी ऑफ हिंड्रेंस दैट अपोज द फ्लो ऑफ करंट, दैट अपोज द फ्लो ऑफ करंट, जो करंट को फ्लो करने से रोकती है, उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं रेजिस्टेंस। तो अगर रेजिस्टेंस हमें निकालना पड़ जाए तो रेजिस्टेंस आर क्या आ जाएगा, इसी फॉर्मूले से, तो आर इक्वल टू आ जाएगा वी बाई आई, आ जाएगा वी बाई आई। तो रेजिस्टेंस आपका होता है वी बाई आई। यूनिट रेजिस्टेंस क्या होती है, यूनिट ऑफ आर की जो होती है वो होती है ओम। क्या होती है, ओम होती है, या इस तरीके लिख सकते हो, या फिर इसको रिप्रेजेंट करने का सिंबल होता है, ठीक। तो रेजिस्टेंस ऑफ यूनिट क्या हो जाएगी, ओम हो जाएगी। रेजिस्टेंस एक प्रकार का रुकावट या बाधा है जो कि करंट फ्लो करने से रोकता है। अब थोड़ा सा ग्राफिकल इनको समझने की कोशिश करते हैं। रेजिस्टेंस की कंडीशन क्या है, जैसे मैंने कहा ना, वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। अगर मान लीजिए मैंने आईवी ग्राफ बनाया, कौन सा ग्राफ बनाया, आईवी ग्राफ बनाया, तो इसका मतलब अगर आप करंट बढ़ाओगे तो उसके करस्पॉन्डिंग वोल्टेज बढ़ेगा। दूसरी भाषा में, अगर वोल्टेज बढ़ रहा है तो उसके करस्पॉन्डिंग करंट बढ़ेगी। तो इस वजह से इसका जो आपका रेजिस्टेंस होता है इसमें वीआई ग्राफ में, या कह सकते हो ओम्स लॉ ग्राफ में, वो स्ट्रेट लाइन शो करता है, और ये लाइन रिप्रेजेंट करेगी रेजिस्टेंस। क्योंकि ये कांस्टेंट है तो इसका मतलब वोल्टेज और करंट के अप्रॉक्स जो भी वैल्यूज होगी वो एक प्रकार का हर जगह पर कांस्टेंट रहेगी, जो कि एक स्ट्रेट लाइन का फॉर्मेशन करेगी, और वो लाइंस रेजिस्टेंस रिप्रेजेंट करेगी। मोटा मोटा अगर बात करें, यहाँ पे 0 दिया है, 2 एम्पियर, 4 एम्पियर, 6 एम्पियर, 8 एम्पियर करंट है, वोल्टेज है 2 वोल्ट, 4 वोल्ट, 6 वोल्ट, 8 वोल्ट, कुछ भी दे सकते हो। तो इसका मतलब करस्पॉन्डिंग आपको 2 ओम रेजिस्टेंस ले रहे हो और 2 एम्पियर करंट ले रहे हो, तो रेजिस्टेंस कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। उसी तरीके से आप जब 4 एम्पियर करंट ले रहे हो, वोल्टेज 4 वोल्ट ले रहे हो, तो आर कितना आ जाएगा, 4/4, 1 आ जाएगा। इसका मतलब जो भी आप करंट ले रहे हो उसके करस्पॉन्डिंग जो भी वोल्टेज लोगे, ये सारी वैल्यूज सेम आने वाली हैं। अगर 6 वोल्ट आप वोल्टेज लोगे और 6 एम्पियर करंट लोगे तो इस फॉर्मूले से 1 रेजिस्टेंस आएगा। उसी तरीके से 8 एम्पियर करंट लोगे, 8 वोल्टेज लोगे तो रेजिस्टेंस कितना आएगा, 1। इसका मतलब जितनी भी करंट वैल्यू ली है उसके करस्पॉन्डिंग जितने भी वोल्टेज लिए हैं सबकी वैल्यू सेम आएगी। तो ये सारे जो कांस्टेंट पॉइंट्स हैं ये एक कांस्टेंट लाइन शो करेंगे, जिस लाइन को हम रेजिस्टेंस कह सकते हैं। तो जनरली रेजिस्टेंस की कहानी है, क्लियर। तो रेजिस्टेंस में पता चल गया क्या होता है, ओम्स लॉ क्या होता है, क्लियर है। इसको नोट करो, फिर आगे बात करें। अब देखते कुछ बेसिक फंडामेंटल ओम्स लॉ के। अभी मैंने कहा कि ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर होता है। कितना होता है, V इज इक्वल टू आई आर। V इज द वोल्ट या पोटेंशियल डिफरेंस, I इज द करंट, I इज द करंट, R इज द रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मैंने कहा क्या होती है, एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो कि करंट फ्लो करने से रोकती है, हिंड्रेंस या बाधा रुकावट कह सकते हो, क्लियर है ना। तो आपका ये आई करंट हो गया, और रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम होती है। ओम्स लॉ के बेसिक फिनोमिना समझने के लिए सबसे पहले ये समझिए, जैसे मान लीजिए मैंने कहा था आपके पास IV ग्राफ है। कौन सा ग्राफ है, IV ग्राफ है। तो अगर IV ग्राफ होगा तो मैंने आपको बताया था कि अगर IV ग्राफ है, I और V ग्राफ है, तो अगर कोई भी वैल्यू आप करंट ले रहे हो और उसके रेस्पॉन्डिंग जितने भी वोल्टेज लोगे तो वो सारी वैल्यूज कांस्टेंट आएंगी। वो कांस्टेंट एक स्ट्रेट लाइन शो करेगी जो कि आपका रिप्रेजेंट करेगा रेजिस्टेंस को। तो जनरली जो IV ग्राफ में हम लोग रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं तो वो एंगल जैसे मान लीजिए थीटा के साथ बना रहा है, तो जो आपका रेजिस्टेंस होगा R इक्वल टू कितना आ जाएगा, V बाई आई आ जाएगा, V बाई आई। तो अगर मैं इस एंगल को लूँ तो इस एंगल के हिसाब से ये वाला जो करस्पॉन्डिंग है ये करेगा परपेंडिकुलर काम करेगा, बेस का काम करेगा। तो ये जो आपका है ये टोटली एक प्रकार का स्लोप देगा। क्या देगा, स्लोप। और स्लोप किसके बराबर होगा, स्लोप बराबर होगा tan थीटा के। तो कहने का मतलब रेजिस्टेंस अगर हमको ये पता करना है कि कम है या ज़्यादा है तो आप स्लोप से भी पता कर सकते हो। मतलब इसका ग्राफ अगर क्वेश्चन बनाए से IV ग्राफ दिया हुआ है, IV ग्राफ दिया हुआ है और आपको 2 वैल्यूज़ दे रखी हैं, एक ये R1 रेजिस्टेंस, R2 रेजिस्टेंस है। अगर आपसे पूछे किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो एक तो अगर आपको पता है कि रेजिस्टेंस IV ग्राफ में, खास करके IV ग्राफ में ये वैल्यूज आई होगी, ये V रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस होता है टोटली स्लोप के बेसिस पर निकाला जाता है। स्लोप को समझने के लिए समझिए जिसका एंगल ज़्यादा होगा। तो अगर मैं ऐसा बात करूँ, यहाँ पर ये एंगल θ1 बना रहा है, ये एंगल R2 बना रहा है θ2, तो किसका एंगल ज़्यादा है, R2 वाले का। और ऐसे भी समझो, अगर इस पे बॉल डालें तो ये ऐसे है, तो इस पे बॉल डालोगे तो आसानी से नहीं जाएगी, लेकिन अगर ऐसा हो जाए तो स्लोप ज़्यादा हो जाएगी, बॉल तेज चली जाएगी। तो इसका स्लोप ज़्यादा है, तो जिसका स्लोप ज़्यादा है उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा। इसका मतलब R2 का स्लोप ज़्यादा है R1 से, तो जिसका स्लोप ज़्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा।
ट्रिक के लिए कैसे याद रखें, मतलब ऐसे जानकारी तुरंत टिक कर दें, तो ऐसे याद रखें जो V के पास होगा, VVIP लोग, VVIP जो V के पास होगा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। जैसे क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए 3 रेजिस्टेंस दिए हैं IV ग्राफ में, R1, R2, R3, मैं कह दूं रेजिस्टेंस बताओ, तो तुमको ऐसे याद रखना है स्लोप किसका ज्यादा है, R3 का, फिर उससे कम किसका, R2 का, फिर किसका कम, R3 का। तो जिसका स्लोप ज्यादा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा। इसका मतलब इस कंडीशन पर आप ये कह सकते हो कि R3 ग्रेटर देन R2 ग्रेटर देन R1। बात क्लियर? अगर ऐसा कर दे, इस ग्राफ को चेंज कर दे, इस ग्राफ को चेंज करेंगे मतलब क्या कह रहा हूं मैं, इस ग्राफ को चेंज करेंगे मतलब ऐसा कह रहा हूं, अगर ये ग्राफ VI ग्राफ कर दे, कौन सा ग्राफ कर दे, VI ग्राफ कर दे, तो ग्राफ को उल्टा कर देगा तो फिर इसका स्लोप चेंज हो जाएगा। मतलब कहने का रेजिस्टेंस 1 स्लोप के बराबर आएगा। किस ग्राफ में, VI ग्राफ में। अगर ग्राफ को चेंज कर देगा, इसको V इसको I देगा, तो इसका रेजिस्टेंस आएगा 1 स्लोप के बराबर आ जाएगा। तो अगर मैं ऐसा करूं, मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, जैसे मान लीजिए VI ग्राफ है, इसमें 2 रेजिस्टेंस है, एक R1 है, एक R2 है। तो अब स्लोप किसका कम ये देखना है, तो R1 R2 में किसका स्लोप कम है, R1 का, क्योंकि R1 ऐसा है, R2 ऐसा है, जिसका स्लोप ज्यादा जल्दी भागेगा नीचे, तो इसका मतलब इसका R1 ज्यादा होगा R2 से। या फिर दूसरी भाषा में ट्रिक क्या बोला था, VVIP लो, जो वोल्टेज के पास में उसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो यहाँ वोल्टेज पास कौन है, R1, तो ये भी कह सकते हो R1 का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा R2 से। तो ये एक बेसिक फंडामेंटल है क्वेश्चन को करने के लिए, पिकअप करने के लिए, कि अगर IV ग्राफ है तो किसका ज्यादा होगा रेजिस्टेंस, और VI ग्राफ है तो किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। तो एक तो फंडामेंटल, IV ग्राफ में स्लोप R बराबर होता है स्लोप, और इसका R बराबर होता है, VI ग्राफ का R बराबर होता है 1 स्लोप। या फिर ट्रिक के लिए आप VVIP कंडीशन से भी याद कर सकते हो। क्लियर है ना? इसको आराम से नोट कर फिर आगे बात करें। अब देखो, जैसे ये एक ओम्स लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन में ये आपको वोल्टेज का लाइन दिया हुआ है, ये करंट का डाटा दिया हुआ है, और इन्होंने बोला है कि ड्रा करें, आप एक VI ग्राफ ड्रा करें, साथ में ये वेरीफाई करें कि ये जो डाटा है, ये डाटा ओम्स लॉ को वेरीफाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और उसके बाद फिर आपको करस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस भी निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले ऐसा करिए कि इस VI ग्राफ डाटा से VI ग्राफ ड्रा कर लीजिए। अब देखिए, VI ग्राफ ड्रा करना है मतलब वोल्टेज और करंट ग्राफ ड्रा करना है। ये चीज़ जैसे आपके दिमाग में आनी चाहिए कि वोल्टेज अगर नीचे आ रहा है तो इसका मतलब इसका जो रेजिस्टेंस होगा 1 स्लोप के बराबर होगा। ये चीज़ क्लियर है ना, कि मतलब अगर VI ग्राफ है तो इसका जो रेजिस्टेंस होगा 1 स्लोप के बराबर होगा, और अगर IV ग्राफ होता तो इसका मतलब इसका रेजिस्टेंस स्लोप के बराबर होता। ये चीज़ क्लियर चाहिए। और डाटा निकालने के लिए आपको मैंने बताया था कि VVIP लोग, जो वोल्टेज के पास में होगा उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, जो वोल्टेज से दूर होगा उसका रेजिस्टेंस कम होगा। ऐसे भी आप पता कर सकते हो। तो इस डाटा को दिमाग में बनाए रखिएगा, ठीक है। अब जनरली फिर आता है फर्दर, इस डाटा को यूज़ करके क्या कराना है आपको, VI ग्राफ बनाना है। तो क्या करें, सबसे पहले वोल्टेज पिक करें, कितना है, पहला वोल्टेज है 2.5। तो अगर यहाँ पर 2.5 वोल्टेज बनाए तो उसके क्रॉसपॉन्डिंग करंट कितनी है, 0.1। इसका मतलब इसके क्रॉसपॉन्डिंग करंट आ जाएगी 0.1। दूसरा कितना है, 5 वोल्ट है, तो 5 वोल्ट है, 5 वोल्ट के अराउंड करंट कितनी, 0.2। तो इसका मतलब ये करंट कितनी हो जाएगी, 0.2। ये कितना है, 10, तो ये 10 है, 0.4 है। तो अभी इसको ऐसा ग्राफ अगर ऐसा समझ नहीं आ रहा तो पहले ऐसा करते हैं, सबसे पहले एक एक डाटा को यूज़ करते हैं और उससे रजिस्टेंस निकाल लेते हैं, फिर उससे चेक कर लेते हैं कि स्ट्रेट लाइन बन रही है, फिर उससे देख लेंगे ऐसे डाटा बना सकते, ऐसा हो सकता है कि कम ज़्यादा हो सकता है वैल्यू। तो पहले मैं क्या कर रहा हूँ, रेजिस्टेंस R1 निकालने के लिए मैं पहली वोल्टेज इसको V1 मान ले रहा हूँ, इसको I1, इसको V2, इसको I2, इसको V3, इसको I3, इसको V4, इसको I4। तो करस्पॉन्डिंग जो वोल्टेज लूँगा उसकी वही करस्पॉन्डिंग करंट लेनी पड़ेगी। तो इसलिए R1 निकाल रहा हूँ, तो ओम्स लॉ क्या कहता है, ओम्स लॉ कहता है V इज इक्वल टू IR। तो R क्या हो जाएगा, V/I। तो वोल्टेज अपॉन करंट दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। तो R1 निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, V1 अपॉन I1। V1 कितना है, 2.5, तो 2.5 लिया। I1 कितना है, 0.1, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, कितना आ गया, 25 ओम आ गया। अब जब दूसरी वैल्यू वोल्टेज लीजिए, करंट की वैल्यू लीजिए, तो क्या आएगा, R2 आ जाएगा। R2 V2 अपॉन I2। V2 कितना है, 5 लिया है, I2 कितना ली, 0.2, पॉइंट है 0 बढ़ाया, काटा कितना आ गया, 25 ओम। बात क्लियर। अगर R3 ले लें तो कितना आ जाएगा, V3 अपॉन I3। V3 कितना है, V3 10 है, I3 कितना है, 0.4, पॉइंट हटाइए 0 बढ़ाइए, कितना आ जाएगा, 25 ओम।
अगर आप करस्पॉन्डिंग R4 भी निकाल लीजिए तो R4 कितना आ जाएगा, V4 अपॉन I4। V4 कितना है 15 अपॉन 0.6, कितना आ गया 25, कितना आ गया 25 ओम आ गया। तो देख रहे हो कि जो R1 की वैल्यू आ रही है 25 ओम आ रही है, R2 की वैल्यू आ रही है 25 ओम आ रही है, R3 की वैल्यू कितनी आ रही है 25 आ रही है, R4 की वैल्यू कितनी आ रही है 25 आ रही है। तो इसका मतलब सारी वैल्यूज जो है वो रेजिस्टेंस है 25, एक कांस्टेंट वैल्यू आ रही है। इसका मतलब ये जो करंट और वोल्टेज की वैल्यू दे रखी है ये सारी की सारी कैसी हैं, कांस्टेंट हैं। कैसी हैं, कांस्टेंट हैं, मतलब चेंज नहीं हो रही हैं। और जब कांस्टेंट हैं तो इसका मतलब वो एक टोटली स्ट्रेट लाइन का फॉर्मेशन करेंगी। किसका फॉर्मेशन करेंगी, स्ट्रेट लाइन का फॉर्मेशन करेंगी, जो कि आपका रेजिस्टेंस शो करेगा। अगर मैं आपसे कहूँ रेजिस्टेंस कितना आएगा तो रेजिस्टेंस आपको पता तो वो आएगा 1 अपॉन स्लोप के बराबर। हालांकि 25 रेजिस्टेंस आ रहा है तो आप रेजिस्टेंस 25 डायरेक्टली कह सकते हो, लेकिन इस VI ग्राफ के रिलेशन से मैंने आपको बताया है भी कि VI ग्राफ में जो रेजिस्टेंस होता है 1 अपॉन स्लोप के, तो आपको इससे भी निकालना आना चाहिए। हालांकि वैसे रेजिस्टेंस कितना आ रहा है 25 ओम, ये तो आंसर हो गया। बट अगर निकालना पड़ जाए तो बड़ा सिंपल सा है, रेजिस्टेंस किसके बराबर होता है 1 अपॉन स्लोप के बराबर होता है। ये चीज़ मैं थोड़ा सा डिस्कस कर चुका हूँ, मैथ वाली चीज़ है, लेकिन कोई दिक्कत मत करिएगा। इस एंगल को अगर थीटा माने, क्या माने थीटा, तो मैंने कहा था स्लोप बराबर होता है टेन थीटा के। और बेसिक समझो चीज़, रेजिस्टेंस तो 25 आ गया इस कॉन्सेप्ट डाटा से, लेकिन मैंने कहा ना तो VI ग्राफ है तो इसका रेजिस्टेंस 1 अपॉन स्लोप के बराबर होता है और स्लोप बराबर होता है टेन थीटा के, तो इसको लिख सकता हूँ 1 अपॉन टेन थीटा। अब ये ट्रिग्नोमेट्री मैथ में पढ़ाया जाता है कि जो टेन थीटा होता है, जो टेन थीटा होता है, मैं इधर लिख दे रहा हूँ, जो टेन थीटा होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस के बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस के बराबर होता है। क्लियर है ना? तो इसका मतलब जो टेन थीटा होगा वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस के बराबर होगा। तो परपेंडिकुलर ये से एंगल है, तो इसका मतलब ये जो लाइन है एंगल वाली लाइन, ये बेस का काम करेगी और किसका काम करेगी, परपेंडिकुलर का। तो जब टेन थीटा निकालोगे तो आप करस्पॉन्डिंग कोई भी परपेंडिकुलर की वैल्यू ले लो और कोई भी बेस की ले लो। जैसे मैंने 0.6 ले लिया परपेंडिकुलर, तो उसके करस्पॉन्डिंग करंट ले ली 15, तो यहाँ लिख सकते हो 0.6 अपॉन 15, 15 ऊपर चला जाएगा तो 15 अपॉन 0.6 इज बिकम 25। तो आप इससे भी रेजिस्टेंस निकाल सकते हो 1 अपॉन स्लोप कंडीशन से। बात क्लियर है ना? तो ये भी हमें पता चलता है कि VI ग्राफ का जो स्लोप होता है, मतलब रेजिस्टेंस जो होता है 1 अपॉन स्लोप के बराबर होता है। बाकी आपके पास करस्पॉन्डिंग डाटा जैसे आपने निकाला, जो भी वोल्टेज लिया उसके अराउंड करंट लिया, जो भी वोल्टेज लिया उसके अराउंड करंट लिया, देखा कि सबका ही रेजिस्टेंस 25 आ रहा है, तो इसका मतलब इसका टोटल रेजिस्टेंस कांस्टेंट हो रहा होगा। और जब डाटा एक प्रकार का कांस्टेंट शो करता है तब एक स्ट्रेट लाइन बनती है। बात क्लियर? तो इस तरीके से ओम्स लॉ से खूब सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो इकलौता ही क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया है, बाकी क्वेश्चन आगे करेंगे। ओके, नोट करो आराम से। तो इसके बाद हमारे दो टॉपिक्स हैं, दैट इज कॉल्ड ओमिक एंड नॉन ओमिक कंडक्टर। सिंपल सा है, ओमिक कंडक्टर वो कहलाता है ऐसा कंडक्टर या ऐसा प्रोसेस ऑफ सर्किट जो कि ओम्स लॉ को फॉलो करता है। फॉलो ओम्स लॉ, फॉलो ओम्स लॉ, जो कि ओम्स लॉ को फॉलो करेगा। ओम्स लॉ को फॉलो करने का मतलब ये है, मैं ओमिक की बात कर रहा हूँ अभी पहले, ओमिक का मतलब जो ओम्स लॉ को फॉलो करे, फॉलो ओम्स लॉ, फॉलो ओम्स लॉ, जो ओम्स लॉ को फॉलो करे वो कहलाएगा ओमिक कंडक्टर। ओम्स लॉ को फॉलो करने का मतलब इसका जो VI ग्राफ हो गया, IV ग्राफ कह सकते हो, VI ग्राफ होगा वो आपका एक स्ट्रेट लाइन बनाएगी। ये तो बात कर रहे हैं, VI ग्राफ में रेजिस्टेंस कैसा बना रहा है, रेजिस्टेंस जो आ रहा है वो कांस्टेंट आ रहा है, वो फॉर्मेशन किसका कर रहा है, एक स्ट्रेट लाइन का फॉर्मेशन कर रहा है, स्ट्रेट लाइन का। अगर हम VI ग्राफ बना रहे हैं तो VI ग्राफ में ये स्ट्रेट लाइन अगर बन रही है रेजिस्टेंस की, तो ये कहलाएगी ओमिक कंडक्टर। क्या कहलाएगी, ओमिक कंडक्टर। तो इसका मतलब यहाँ पे जो कंडक्टर रहा होगा वो ओमिक नेचर का है, मतलब ओमिक कंडक्टर है। लेकिन जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, डू नॉट फॉलो ओम्स लॉ, डू नॉट फॉलो ओम्स लॉ, डू नॉट फॉलो ओम्स लॉ, जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करेंगे वो हमारे कहलाएंगे नॉन ओमिक कंडक्टर। तो नॉन ओमिक कंडक्टर की और कहानी क्या है, नॉन ओमिक कंडक्टर का मतलब है जो ओम्स लॉ को फॉलो ही नहीं कर रहा है। इसका मतलब जिसका VI ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं बनाएगा, स्ट्रेट लाइन नहीं बनाएगा। और स्ट्रेट लाइन ना बनाने का रीजन ये है कि इसका मतलब वो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है। डू नॉट फॉलो ओम्स लॉ, डू नॉट फॉलो ओम्स लॉ। इसका थोड़ा रीजन समझिए, जैसे कैसे ग्राफिकल मेथड से। मान लीजिए किसी कंडक्टर की आप करंट बढ़ाते चले जा रहे हो, क्या बढ़ाते चले रहे हो, किसी कंडक्टर की आप करंट बढ़ाते चले जा रहे हो,
तो जैसे आप कंडक्टर की करंट बढ़ाओगे तो क्या होगा, रेजिस्टेंस अगर इंक्रीज कर रहा है, रेजिस्टेंस क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब वो वी आई ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, क्योंकि इसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू कांस्टेंट नहीं आ रही है। मतलब करंट बढ़ाने के करस्पॉन्डिंग आपका क्या होना चाहिए, रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहना चाहिए। मगर आप मान लीजिए किसी कंडक्टर की करंट बढ़ा रहे हो, करंट आपकी टाइम के स्टेट में इंक्रीज, उसकी वजह से रेजिस्टेंस इंक्रीज कर रहा है, तो इसका मतलब वो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा। तो जैसे ये ग्राफ दिख रहा है, वी आई ग्राफ है जिसमें कि स्ट्रेट लाइन का फॉर्मेशन नहीं कर रहा है, तो ये कैसा है कंडक्टर, नॉन ओमिक कंडक्टर है। तो मेजर डिफरेंस यही है कि जो ओम्स लॉ को फॉलो करता है दैट इज कॉल्ड ओमिक, जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है दैट इज कॉल्ड नॉन ओमिक। और ओम्स लॉ को फॉलो करेगा तो वीआई ग्राफ में स्ट्रेट लाइन बनेगी, अगर ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा तो नॉन ओमिक, और उसमें वीआई ग्राफ में स्ट्रेट लाइन का फॉर्मेशन नहीं होता है, दैट इज कॉल्ड नॉन ओमिक। तो इन दोनों कॉन्सेप्ट को आप आराम से क्लियर रखिएगा, नोट करिए, फिर आगे बात करें। देखो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंडक्टर ओम्स समझ चुके हैं, ओम्स लॉ क्या होता है, ओमिक नॉन ओमिक कंडक्टर क्या होता है। अब एक बार फिर से डिस्कस कर रहे हैं कि रेजिस्टेंस क्या होता है, इनका कॉम्बिनेशन क्या होता है, किन किन फैक्टर डिपेंड करता है। तो फिर से एक बार डिफाइन कर रहे हैं रेजिस्टेंस क्या होता है। अभी बता चुका हूँ कि रेजिस्टेंस एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि करंट को फ्लो करने से रोकती है, दैट अपोज द फ्लो ऑफ करंट ना। तो रेजिस्टेंस इज अ प्रॉपर्टी, रेजिस्टेंस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ हिंड्रेंस, प्रॉपर्टी ऑफ हिंड्रेंस that oppose the flow of current, that oppose the flow of current, flow of current बात कर चुका था। तो R इज इक्वल टू होता था V बाई आई, यूनिट क्या होती थी, ओम होती थी, ओम या फिर सैम्बल से रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से, बात क्लियर। तो ये हमारा रेजिस्टेंस होता था। रेजिस्टेंस एक ऐसी प्रॉपर्टी जो करंट को फ्लो करने से रोकती है, जिसे हम लोग रुकावट या बाधा भी करंट की कहते हैं। तो R इज इक्वल टू V बाई आई। अब जनरली आता है कि भैया सब कुछ तो ठीक है, रेजिस्टेंस डिपेंड किन फैक्टर पे करता है, किस पे डिपेंड करेगा भैया, क्या वोल्टेज पे डिपेंड करेगा, करंट पे डिपेंड करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। रेजिस्टेंस कुछ और फैक्टर डिपेंड करता है, उनकी बात करते हैं। बोर्ड में बहुत ज़्यादा खास टॉपिक है, पूछा जाता है बहुत ज़्यादा। जैसे मान लीजिए एक वायर है, ये वायर है, तो ये वायर का कुछ एरिया भी होगा। एरिया मतलब यहाँ पर उस एरिया की नहीं बात हो रही है, वो एक सिलेंडर शेप का क्या है एरिया, उसका मतलब उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जैसे मान लीजिए मार्कर है, एक वायर है, तो इस वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की बात क्या करूं, तो ये जो ना ये वाला एंड पॉइंट, दिस कॉल्ड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो इस वायर का कोई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है और इस वायर की कोई लेंथ एल है, ये एक वायर है, ये क्या है, एक वायर है। अब ये वायर कॉपर का होगा, एल्युमिनियम का होगा, किसका होगा, वो उसका मटेरियल मीडियम होगा, उस पर डिपेंड करेगा। तो इसका मतलब ये जो वायर है जिसकी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, लेंथ एल है, और जिस भी वायर मटेरियल का होगा उस पर भी डिपेंड करेगा। तो पहला फैक्टर है कि रेजिस्टेंस डिपेंड करता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। जितनी ज़्यादा वायर की लेंथ होगी उतना ही ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उस वायर की जिस पे करंट फ्लो कर रही है। तो रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर, एल क्या है मतलब लेंथ ऑफ द वायर, लेंथ ऑफ द वायर, जो भी वायर रहेगा उसके लेंथ पर डिपेंड करेगा डायरेक्टली। दूसरा क्या आता है, रेजिस्टेंस डिपेंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया, नॉट एरिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, बात क्लियर। कि मतलब जो उसका वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जैसे वायर ना, तो वायर का ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इस वायर का ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो जो भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिपेंड करेगा। इनवर्सली मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस घटेगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन घटेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, ये होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब, बात क्लियर ना। तीसरा पॉइंट आता है रेजिस्टेंस डिपेंड करता है मटेरियल मीडियम ऑफ द वायर पे, मतलब वो सिल्वर का है, एल्युमिनियम का है, कॉपर का है, किस मटेरियल मीडियम का बना है उस पर भी डिपेंड करेगा। तो रेजिस्टेंस डिपेंड अपॉन मटेरियल मीडियम ऑफ द वायर, मटेरियल मीडियम ऑफ द वायर, मीडियम ऑफ द वायर, उस वायर के मटेरियल मीडियम पे भी डिपेंड करता है। चौथा वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, रेजिस्टेंस जो है वो टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। और टेम्परेचर पर कैसे डिपेंड करता है, डायरेक्टली, मतलब टेम्परेचर अगर बढ़ जाएगा, टेम्परेचर वायर का बढ़ जाएगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। जैसे आप वैसे मान लीजिए मोटा मोटा ये वायर है, इस वायर पे आप करंट फ्लो कर रहे हो, जैसे आप करंट बढ़ाते जाओगे और एक सेम वायर है तो उस पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो फ्लो कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करने की वजह से उनमें कोलिजन होगा, तो जैसे कोलिजन होगा तो हीट डेवलप होगी, और जैसे हीट डेवलप होती है इसका मतलब उसका टेम्परेचर बढ़ता है, तो जिसकी वजह से रेजिस्टेंस भी इंक्रीज करता है। इसका मतलब रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। तो ये मेजर 4 फैक्टर हैं जिन पे रेजिस्टेंस वायर का डिपेंड करता है। पहला कैसा, लेंथ पे डायरेक्टली,
ये वायर है मान लीजिए मोटा मोटा, इसकी लेंथ L है, तो लेंथ अगर इंक्रीज कर दोगे और इंक्रीज कर दोगे तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। दूसरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे इन्वर्सली करता है। तीसरा मटेरियल मीडियम पे डिपेंड करता है, वो कॉपर किसका, कॉपर का है, एल्यूमिनियम का, सिल्वर का है, उस पर डिपेंड करेगा। और चौथा टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा डायरेक्टली, टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। तो ये मेजर 4 फैक्टर हैं जिन पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, इनको आसानी से लिख लीजिए, याद रखिएगा। इन टर्म ऑफ बोर्ड तो बहुत जरूरी है, अगर बोर्ड में चाहते हो कि डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाए तो इन टॉपिक से खास करके बोर्ड में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, इनको नोट करें फिर आगे बात करें। देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है रेजिस्टिविटी। अब सिंपल सा चीज़ है, रेजिस्टेंस पता चल गया। रेजिस्टेंस क्या पता चल गया? रेजिस्टेंस हमारा एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि करंट को फ्लो करने से रोकता है, सिंपल सी चीज़ है। अभी भी पढ़ लिया कि रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर डिपेंड करता है, मतलब लेंथ पे, एरिया पे, टेम्परेचर पे, मटेरियल मीडियम पे, मतलब उसके साइज से पे डिपेंड करता है। लेकिन रेजिस्टिविटी कुछ खास अलग बात है। रेजिस्टिविटी की बात यह है कि रेजिस्टेंस आपका जिस तरीके से मटेरियल मीडियम शेप और साइज पे डिपेंड कर रहा था, मतलब लेंथ एरिया पे डिपेंड कर रहा था, रेजिस्टिविटी ऐसा कुछ नहीं करता। तो पहली चीज़ तो ये है कि डू नॉट डिपेंड अपॉन शेप एंड साइज, डू नॉट डिपेंड अपॉन शेप एंड साइज ऑफ द मटेरियल या कंडक्टर या वायर कह सकते हो, शेप एंड साइज ऑफ द वायर, साइज ऑफ द वायर। ये तो एक बड़ी कहानी बता दी सर आपने, क्या बता दी कि रेजिस्टेंस तो डिपेंड करता था लेंथ पे, एरिया पे, उसके शेप और साइज पे, लेकिन रेजिस्टिविटी तो कर नहीं है रही है। तो भैया किस पे डिपेंड करेगी? तो रेजिस्टिविटी डिपेंड करेगी उस मटेरियल मीडियम ऑफ द वायर। किस पे डिपेंड करेगी? इट डिपेंड ओनली अपॉन मटेरियल मीडियम ऑफ द वायर पे, केवल मटेरियल मीडियम ऑफ द वायर पे डिपेंड करेगी, मटेरियल मीडियम ऑफ द वायर, मीडियम ऑफ द वायर। मतलब आपके पास अलग अलग डिफरेंट वायर है तो उनकी अलग अलग रेजिस्टिविटी होगी और फिक्स होगी, चेंज नहीं होगी। जैसे मान लीजिए सिल्वर होता है, सिल्वर की रेजिस्टिविटी बता दी कितनी होती है? 1.6 × 10⁻⁸। मतलब आपको डाटा याद नहीं रखना, सिर्फ आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे कॉपर आ गया, कॉपर की कितनी होती है? कॉपर की होती है 1.7 × 10⁻8। जैसे एल्युमिनियम हो गया, एल्युमिनियम कितनी होती है? एल्युमिनियम होती है 2.7 × 10⁻8। मतलब ऐसे अलग अलग जो मटेरियल होते हैं उनकी आपकी अलग अलग रेजिस्टिविटी फिक्स होती है। रेजिस्टिविटी की डिफिनेशन तो ये कह रही है कि भैया हम तो डिपेंड नहीं करने वाले शेप साइज पे, केवल डिपेंड हमें करना है उस मटेरियल मीडियम पे। जैसे सिल्वर हो गया, इसकी रेजिस्टिविटी आ गई, कॉपर हो गया 1.7 × 10⁻8 आ गई, एल्युमिनियम हो गया 2.7 × 10⁻8 आ गई। ऐसे जितने भी मटेरियल हमारे टंजस्टन हो गए, जितने भी मटेरियल मीडियम है, उनकी अलग अलग रेजिस्टिविटी होगी। तो इसका रेजिस्टिविटी निकलती कैसे है वो थोड़ा देख लेते हैं। अगर मान लीजिए जैसे आपने कहा था रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू डायरेक्टली लेंथ होता था, रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/एरिया होता था। अगर इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर दिया जाए, कंबाइन करोगे तो R आ जाएगा प्रोपोर्शनल टू लेंथ अपॉन एरिया, आ गया। अब जब प्रोपोर्शनल साइन आया, इसको हटाओगे तो इक्वल लगाओगे तो कोई ना कोई कांस्टेंट आ जाएगा। तो यहाँ पर जो कांस्टेंट आने वाला है वो आने वाला है रो, लेंथ अपॉन एरिया। ये जो बेटा रो आया है ना, इसको रो पढ़ते हैं, यही रेजिस्टिविटी है, यही रेजिस्टिविटी है। तो आप अगर कोई रेजिस्टिविटी निकालने को बोले तो रेजिस्टिविटी यहाँ से निकलेगी रो इज इक्वल टू RA/L। इसको एक उधर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला आ गया। रेजिस्टिविटी का जो फॉर्मूला आ रहा है वो आ रहा है आपका RA/L। इस फॉर्मूले से आप पर्टिकुलर रेजिस्टिविटी निकाल सकते हो। यूनिट क्या होती है? रेजिस्टेंस की होती है ओम, एरिया की होती है मीटर स्क्वायर, लेंथ की होती है मीटर। तो यूनिट आ जाएगी ओम मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर, मीटर स्क्वायर से मीटर खत्म, इसका मतलब ओम मीटर। क्या यूनिट आ जाएगी? यूनिट आ जाएगी ओम मीटर। तो बात क्लियर? तो इसकी जो यूनिट आने वाली है वो आने वाली कितनी बेटा? ओम मीटर। इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो। बात समझ गया? फॉर्मूला आ गया R इज इक्वल टू रो इज इक्वल टू RA/L। इस सिंबल को पढ़ते हैं रो। बात क्लियर? तो आपको समझा ना रेजिस्टिविटी है क्या। अगर मान लीजिए रेजिस्टेंस को मतलब एरिया को 1 मीटर स्क्वायर, लेंथ को 1 मीटर रख दे इसी फॉर्मूले में, तो रेजिस्टिविटी न्यूमेरिकली इक्वल टू रेजिस्टेंस, ये भी आप कह सकते हो। अगर मैथमेटिकली प्रोसेस में अगर बात करूं तो अगर इसी फॉर्मूले में आप एरिया को 1 मीटर स्क्वायर रख दीजिए, लेंथ को 1 मीटर रख दीजिए, तो हम लोग ये न्यूमेरिकली मैथमेटिकली हम लोग ये कह सकते हैं कि रेजिस्टिविटी इक्वल टू होता है रेजिस्टेंस। तो मैथमेटिकली प्रोसेस की अगर जब बात करोगे तो उस प्रोसेस पर रेजिस्टिव डिफिनीशन ये कहती है कि व्हेन पुट एरिया इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर, लेंथ इज इक्वल टू 1 मीटर, व्हेन वी कैन से दैट रेजिस्टिविटी इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द रेजिस्टेंस। बात क्लियर ना? तो ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है रेजिस्टिविटी का, जो कि रेजिस्टिविटी हर मटेरियल की फिक्स होती है। तो आपको कुछ डाटा के लिए याद रखना, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, 2-4 आप वैल्यू याद कर सकते हो, बल्कि आपको ये बाकी डाटा आपको दिया रहेगा। क्लियर ना? तो इसको नोट करें फिर आगे बात करें।
देखो जैसे एक न्यूमेरिकल लिखा हुआ है, अभी रेजिस्टिविटी फॉर्मूले से ही है। क्या कह रहा है, एक निक्रोम वायर है जिसका रेजिस्टेंस 4 ओम है और कह रहा है कि उस रेजिस्टेंस को उसी पे डबल कर दे रहे हैं। तो कह रहा है कि जो नया रेजिस्टेंस आएगा वो बताओ कितना होगा। सिंपल सी चीज़ है, सबसे पहले क्या करते हैं, न्यूमेरिकल करते समय जो दिया होता है उसको गिवन डायरेक्टली लिखते हैं। देखिए बोर्ड का पेपर करना है तो आपको उस ढंग से करना होगा कि आपको स्टेप मार्किंग के नंबर भी लेने हैं। तो जैसे मान लीजिए आपको गिवन डाल के लिखा आपने, सबसे क्या दिया, एक वायर दिया, रेजिस्टेंस कितना है, 4 ओम है। इसका मतलब जो ओरिजिनल रेजिस्टेंस रहा होगा, पहले मैं ओरिजिनल लिख के दे रहा हूँ, ठीक है, जो ओरिजिनल रेजिस्टेंस रहा होगा उसका पहले रेजिस्टेंस दिया है 4 ओम। और तुमको पता है रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है R इक्वल टू रो लेंथ अपॉन एरिया होता है। इसका मतलब ये रेजिस्टेंस आपको दे रखा है 4 ओम, तो कह सकते हो रो लेंथ अपॉन एरिया इज इक्वल टू 4। बात क्लियर। अब क्या करिए, अब कह रहा है कि उस रेजिस्टेंस को वायर के उसको डबल्ड कर दें ऑन इट, वायर को उसी पे डबल कर दें। डबल्ड ऑन इट करने का मतलब समझिए, जैसे मान लीजिए कि ये वायर है, क्या है, एक वायर है, सिंगल वायर जिसकी लेंथ L रही है। अब इसको खुद पे डबल ऑन इट कर दे रहे हो, मतलब इसी वायर को 20 से तोड़ करके, 20 से मरोड़ करके उसी के ऊपर डबल कर दिया। तो जो इसकी पहले लेंथ थी, जैसे मान लीजिए L लेंथ थी, अब उसी पे डबल कर दिया, तो अब जो नई लेंथ आ गई वो कितनी आ गई, आधी हो गई। तो वही सिंपल कहानी है, जब डबल्ड ऑन इट कर रहे हो, व्हेन डबल्ड ऑन इट करोगे तो उसकी जो नई लेंथ आएगी, जैसे L डैश मान लीजिए, वो पहली वाली कितनी हो गई, 2L हो गई। अब जैसे 2L तुमने कर दी लेंथ, 2L हो गई, तो जैसे पहले वाले का एरिया A था, पहले वाले एरिया कितना था, A था, अब एरिया कितना हो जाएगा, अगर इसका A है तो इसका कितना हो जाएगा, 2A। तो इसका मतलब जो डबल्ड ऑन इट कर रहे हो तो लेंथ हो गई 2L और जो एरिया आएगा A डैश वो 2A के बराबर आ जाएगा। तो जो नया रेजिस्टेंस बनेगा, न्यू रेजिस्टेंस, कौन रेजिस्टेंस, न्यू रेजिस्टेंस जो बनेगा वो कितना बनेगा बेटा, न्यू रेजिस्टेंस बनेगा जो R डैश वो बनेगा रो L डैश बाई A डैश। अच्छा, रो को ही क्यों रो रखा है, मतलब रेजिस्टेंस को L डैश लिख दिया, एरिया को A डैश लिख दिया, लेकिन रेजिस्टिविटी को रो ही क्यों रखा है। तो अभी ये पीछे पढ़ के आए इसके जस्ट पहले कि रेजिस्टिविटी सेज और साइज पे डिपेंड नहीं करती है, मतलब उसका लेंथ बढ़ा रहे हो घटा रहे हो, एरिया घटा रहे हो बढ़ा रहे हो, उस पर डिपेंड नहीं होगा, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस रेजिस्टिविटी जो पहले थी वही अब भी रहेगी। तो हमने क्या करा, R डैश L डैश कितना है, 2L है, तो L डैश की जगह 2L लिख दिया। एरिया कितना है, सॉरी एरिया जब हाफ हो जाएगा, नहीं L डैश को मतलब रेजिस्टेंस इज डबल ऑन इट, तो जो पहला लेंथ था वो आधा हो जाएगा, सॉरी फॉर दैट, कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, सॉरी फॉर दैट। देखो जैसे रेजिस्टेंस L है, मान लीजिए L लेंथ है, तो जब L डैश से पूरा है 5 मीटर या 6 मीटर का मान लीजिए मोटा मोटा, तो इसको तुमने इसके ऊपर डबल कर दिया तो कितना हो गया, उसका हाफ हो गया, 3 हो गया ना। तो वही कहानी है, सॉरी फॉर दैट, ये कितना हो जाएगा, L डैश कितना हो जाएगा, L बाई 2 हो जाएगा। और जब लेंथ आधा हो जाएगा तो एरिया डबल हो जाएगा, तो लेंथ कितना हो गया बेटा, L बाई 2 हो जाएगा। A डैश कितना है, 2A, तो इसका मतलब जो R डैश आ जाएगा रो L बाई 4A आ जाएगा, रो L डैश बाई 4A आ जाएगा। अब तुम पहली इक्वेशन में देखो रो L बाई A का कितना वैल्यू है, 4, तो इस इक्वेशन में R डैश रो L अपॉन 4A, तो रो L अपॉन A की वैल्यू क्या ले सकते हो, 4, इक्वेशन फर्स्ट से, तो R डैश आ जाएगा 4 अपॉन 4, कितना आ गया, तो न्यू रेजिस्टेंस आ गया 1 ओम, कितना आ गया, 1 ओम। थोड़ा कहानी समझो, कहानी फिर से यही कह रही है कि एक वायर है, निक्रोम वायर, जिसका रेजिस्टेंस 4 ओम है और कह रहा है उस वायर को उसी वायर पर डबल कर दो। तो सिंपल सी कहानी ये थी, जैसे मान लीजिए सिंपल सा वायर है, ये वायर है, इसकी लेंथ कितनी है, L है, अब कह रहा है इसको इसके ऊपर ही डबल कर दो। तो तुमको पता है कि जैसे ये वायर इस लेंथ का, जो मान लीजिए 10 मीटर का था, तो 10 मीटर का उसको उसी के ऊपर डबल कर दोगे तो आधा हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 5 ओम का, कितना बचेगा, 5 मीटर का। तो इसका मतलब जब रेजिस्टेंस डबल ऑन इट करते हो तो लेंथ आधी हो जाती है जो पहले थी, और एरिया उसका डबल हो जाता है। इसका एरिया पहले A था, इसके ऊपर और आगे, तो टोटल ये कितना हो गया, 2A। तो जब भी कोई वायर डबल्ड ऑन इट करते हैं तो लेंथ आधी हो जाती है और एरिया डबल हो जाता है। तो नया रेजिस्टेंस बनेगा रो L डैश अपॉन A डैश, L डैश L बाई 2 और एरिया A डैश 2A, तो रो डैश आ जाएगा R डैश आ जाएगा रो L अपॉन 4A। तो रो L बाई A की वैल्यू 4 क्वेश्चन में दे रखी है, इसको उठा के पुट कर दिया तो नया रेजिस्टेंस आ गया 1 ओम। तो ऐसे खूब सारे क्वेश्चन कर सकते हो, इसको नोट कर फिर आगे बात करें। टॉपिक है आज का तीसरी क्लास है शायद इलेक्ट्रिसिटी की, क्लास 10th, पूरे का पूरा पहला चैप्टर डिस्कस कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी।
आज तुम्हारा तीसरा टॉपिक कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस की। इसके पहले वाली क्लासों में हमने ये सारा चीज डिस्कस कर लिया कि रेजिस्टेंस होता क्या है, रेजिस्टेंस किन फैक्टर डिपेंड करता है, ओम्स लॉ क्या आता है, ओमिक नॉन ओमिक कंडक्टर क्या होता है, रेजिस्टिविटी क्या होता है, रेजिस्टिव किन फैक्टर डिपेंड करता है। आज हम उसी के आगे टॉपिक को प्रोसीड कर रहे हैं जिसका नाम है कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंसेस। सबसे पहली बात तो ये बोर्ड के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दूसरा, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है, मतलब मजा आने वाली, सर्किट को सॉल्व करना बहुत आसान सा लगेगा। तो सबसे पहले हम लोग कॉम्बिनेशन को समझते हैं, कॉम्बिनेशन होते कितने प्रकार के, कैसे इनके कनेक्शन करते हैं, पैरेलल सीरीज के कनेक्शन करते कैसे हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस की। दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा होता है हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है ना। एक होता है हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन, दूसरा होता है हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है ना, पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब इन कॉम्बिनेशन को हम लोग बनाते कैसे हैं, मतलब हम पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन कनेक्ट कैसे करते हैं। तो मोटा मोटा मुद्दा, जैसे मान लीजिए आपके पास 3-4 रजिस्टर पड़े हुए हैं, मान लीजिए आपके पास 1 2 3 ये आपके पास रजिस्टर पड़े हुए हैं, रजिस्टर, ठीक है। अब क्या करना है, इनको आपको कनेक्ट करना है सीरीज सर्किट में। किस सर्किट में? सीरीज सर्किट में। तो करेंगे क्या, सीरीज सर्किट में अगर कनेक्ट करना है तो सबसे पहले उनको एक स्ट्रेट वायर से कनेक्ट करते जाइए। किस वायर से? स्ट्रेट वायर से कनेक्ट करते जाइए इस तरीके से। तो ये सर्किट जो बनाएंगे R1 R2 R3 जो रजिस्टर आपके पड़े थे, ऐसे कितने भी रजिस्टर हो सकते हैं। मैंने 3 ले, आप 4 ले सकते हो, 2 ले सकते हो, 5 ले सकते हो, n नंबर तक ले सकते हो। और उनको एक सिंगल स्ट्रेट वायर से एक के आगे एक के आगे कनेक्ट करते चले जाओ। वो सर्किट जो आपका बनेगा सीरीज सर्किट बनेगा। अब आपसे कहेगा सर R टोटल निकालिए। अरे कौन सी बड़ी बात है यार, निकाल लेंगे। जो R टोटल आएगा वो इन सबको एडअप करने से आएगा। R1 R2 R3 जितने भी रजिस्टर होंगे उनको आप जोड़ते चले जाइए। जैसे मान लीजिए R1 वैल्यू 5 है, 2 है, 7 है, तो सबका सम कर दीजिए, आपको क्या मिल जाएगा? R टोटल मिल जाएगा। ऐसे 3 रजिस्टर हैं, मैंने कहा कितने भी हो सकते हैं। तो ऐसे फॉर n रेजिस्टेंस के लिए क्या करेंगे आप? कुछ नहीं करेंगे, सबका सम करेंगे। क्या करेंगे? हम तो सम करेंगे। क्या करेंगे? सम करेंगे। R टोटल कितना आ जाएगा? R टोटल आ जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 डेट डेट डैश RN। तो ये एक बेसिक फंडामेंटल है सॉल्व करने का। प्रूफ ये फॉर्मूला कहाँ से आया अब इसकी बात कर रहे हैं, प्रूफ भी करेंगे, टेंशन मत लो। बात समझ आ गया ना। अब आता है पैरेलल कॉम्बिनेशन का। आपके पास यही 3-4 रजिस्टर पड़े हुए हैं, अब आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन निकालना है। तो सिंपल सा पैरेलल कॉम्बिनेशन का मतलब होता है ऊपर नीचे एडअप करना ना। तो आप इस तरीके से R1 R2 R3 को ऐड कर दीजिए। किसको? ये R1 हो गया, ये R2 हो गया और ये R3 हो गया। इनको ऊपर नीचे जोड़ दीजिए। तो इनका जो टोटल इक्विवेलेंट आएगा, मतलब टोटल जो रेजिस्टेंस आएगा, 1 अपॉन टोटल कह सकता हूँ, 1 अपॉन इक्विवेलेंट कह सकता हूँ, बात क्लियर है। तो 1 अपॉन R टोटल आएगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ऐसे n रजिस्टर हो तब भी आप उनका इसी तरीके से फॉर्मूला निकाल सकते हो। 1 अपॉन R1 प्लस 1 R2 1 अपॉन R3 प्लस डेट डेट डैश 1 अपॉन RN। तो एक ये बेसिक फंडामेंटल है हाउ वी कनेक्ट सर्किट या रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में आपको सिंगल स्ट्रेट वायर से एक के आगे एक कनेक्ट करते चले जाना है। जो R टोटल निकलेगा सबका सम करने से निकलेगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपको ऊपर नीचे जोड़ना है। जो 1 अपॉन R टोटल निकलेगा वो इस तरीके से निकलेगा 1 अपॉन R1 1 अपॉन R2 1 अपॉन R3। इसको आराम से नोट करें, फिर हम इसके प्रूफ की बात करते हैं पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन की। देन वी गो फॉर द क्वेश्चन। ओके, नोट करिए। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि 3 रेजिस्टेंस का हम लोग जो सम R1 प्लस R2 प्लस R3 आया है वो आया कहाँ से। मतलब मेनली सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए हम लोग प्रूफ कर रहे हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन के हम लोग प्रूफ कर रहे हैं। आप 2 रजिस्टर्स का कर लीजिए, 3 का कर लीजिए, बात कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। 3 रजिस्टर ले रहा हूँ, R1 ले लिया, R2 ले लिया, R3 ले लिया। अब भाई साहब क्या करा मैंने, इसको बैटरी से जोड़ दिया। किससे जोड़ दिया? बैटरी से जोड़ दिया, ठीक है। इस तरीके से बैटरी से जोड़ दिया। ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। अब यार देखिएगा आप कितने भी रजिस्टर का कर सकते हो। मैंने 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, कितने का प्रूफ करना, एक ही सेम फंडामेंटल्स है। मैं 3 का कर दे रहा हूँ, ठीक है। मान लीजिए ये आपके पास R1 लगा है, R2 लगा है, R3 लगा है और ये आपका प्लस माइनस V वोल्ट का इसमें बैटरी लगा है। एक चीज़ समझिएगा, बैटरी जो पॉजिटिव टर्मिनल है उससे करंट I फ्लो कर रही है, करंट I फ्लो कर रही है। तो जब सीरीज सर्किट होगा
तो उसमें जो करंट जो बैटरी से जा रही है, आई करंट पॉजिटिव टर्मिनल से, वो इन तीनों सर्किट पे सेम जाएगी, मतलब आई ही जाएगी। बात क्लियर? आई करंट जाएगी, लेकिन जो वोल्टेज है वो अलग अलग रेजिस्टेंस का अलग अलग होता है। कोई 10 वोल्ट का बैटरी लगा है, कोई 50 वोल्ट का है, 50 वोल्ट का है, 100 वोल्ट का है। तो इसका मतलब कह सकते हो कि अलग अलग सर्किट का पोटेंशियल अलग अलग होगा। इसका मतलब R1 रेजिस्टेंस का वोल्टेज मान लीजिए V1 है, R2 रेजिस्टेंस का वोल्टेज V2 है, R3 रेजिस्टेंस का वोल्टेज V3 है। इतनी बात क्लियर? तो यहां से ये भी समझ सकते हो कि सीरीज कॉम्बिनेशन में थोड़ा याद रखने के लिए बता रहा हूं डाटा, जिससे कि आपको प्रूफ करना आसान होगा अगर पहले से याद रखोगे। सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम होती है, पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होता है। अगर ये याद रखोगे तो प्रूफ करना थोड़ा ज़्यादा आसान हो जाएगा। मतलब कैसे कि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम होती है, कितने भी आपके रेजिस्टर्स 2, 4, 5, 6, 8, 10 सारे के सारे सीरीज में जुड़े हैं, तो जो करंट जा रही होगी वो करंट सारे रेजिस्टेंस पे सेम ही जाएगी, मतलब सेम करंट, पोटेंशियल डिफरेंस चेंज रहेगा। इसका मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस आपने इस बैटरी से दिया हुआ है वही इन पूरे टर्मिनल्स पर जाएगा। तो ये कह सकते हो अकॉर्डिंग टू पोटेंशियल डिफरेंस जो V होगा वो V1 प्लस V2 प्लस V3 के बराबर होगा। बात क्लियर? क्योंकि आप जैसे 20 वोल्ट का दिया है तो इन पे तीनों पे अलग अलग जाएगा, लेकिन जाएगा तो 20 वोल्ट ही ना। तो ये कह सकते हैं जो टोटल वोल्टेज होगा वो जितने वोल्टेज हैं उन सबका सम होगा। इतनी बात क्लियर? अब बाय यूजिंग ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या कहता है? ओम्स लॉ भाई साहब कहते थे V इज इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू आई आर। दिस इक्वेशन फॉर, दिस इज इक्वेशन सेकेंड आप दे सकते हो। लेकिन मैंने कहा वोल्टेज सबका अलग अलग है, तो आप सबके लिए अलग अलग ओम्स लॉ लगाओगे। तो फॉर V1 के लिए मैं बात, मतलब R1 के लिए बात करूं, फॉर R1 के लिए बात करूं जब मैं फॉर R1 की बात करूंगा तो आपको पता है V1 कितना हो जाएगा? V1 हो जाएगा I R1। अब मैं I को I लिख रहा हूं बिकॉज ऑफ रीजन दैट क्योंकि करंट सबकी सेम है। तो ऐसे ही फॉर R2 के लिए क्या करूंगा? R2 के लिए हो जाएगा V2 बराबर I R2। इसी तरीके से फॉर R3 के लिए क्या करूंगा? R3 के लिए हो जाएगा V3 बराबर I R3। कोई दिक्कत बेटा? अब क्या करिए, इस इक्वेशन को थर्ड इक्वेशन, फोर्थ इक्वेशन, फिफ्थ इक्वेशन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये सारी इक्वेशंस आप किस में पुट कर दीजिए? फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दीजिए। तो ये V बराबर आई आर पुट करेंगे, आई आर बराबर V1 की जगह क्या पुट करेंगे? आई R1। V2 ये क्या पुट करेंगे? आई R2। V3 क्या पुट करेंगे? आई R3। आई सब में सेम है, विथ टेकिंग कॉमन, और ये R तो रहेगा। आई कॉमन ले लिया, क्या बन गया? R1 प्लस R2 प्लस R3। आई से आई चला गया, इसका मतलब जो R टोटल आ गया बेटा वो आ गया R1 प्लस R2 प्लस R3। दिस इज योर टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। दिस इज योर टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। बात क्लियर? तो इस तरीके से हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन का टोटल इक्विवेलेंट प्रूफ कर सकते हैं। बहुत कठिन लग रहा है क्या? नहीं, बहुत सरल है यार, सिंपल सा। नोट करो, आगे बात करें। देखो आप देखते हैं सेकंड सीरीज का हो गया। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन का प्रूफ देखते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन का। ठीक है ना? बहुत आसानी से समझना, कठिन नहीं है, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करें, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है बेटा? पैरेलल कॉम्बिनेशन में मैंने कहा था सर्किट को कनेक्ट करते हैं एक ऊपर नीचे इस तरीके से, R1, R2 और R3 इस तरीके से कनेक्ट करते हैं, और इसमें आप वोल्टेज V वोल्ट की बैटरी जोड़ सकते हो। मान लीजिए ये वाला R1 है, ये R2 है और ये R3 है। सिंपल सा फंडा ये होता है, जैसे मान लीजिए इससे करंट आई गई है, तो अब देखो जरा गौर से यहाँ समझना, यहाँ पे आपका आई जो करंट गया है यहाँ से आई जाएगा। अब यहाँ से जब इस पॉइंट पर आएगा करंट आपका आई, तो उसको तीन रास्ते मिल रहे हैं। इसका मतलब वो आई करंट तीन पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। यहाँ जाएगी I1 मान लीजिए, इसमें गई मान लीजिए I2 और इस वाले में गई I3। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो वोल्टेज V रहेगा वो सारे सर्किट पे सेम रहेगा। तो इसमें क्या याद रखना है आपको कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट चेंज होती है। क्या चेंज होती है?
करंट चेंज होती है और पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है। करंट चेंज होती है और पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है। अगर ये याद रख पाओगे तो आसानी होगी हमें। अब जरा गौर से समझो। क्या समझे सर? कि अब यहां से मैंने कहा कि पोटेंशियल डिफरेंस R1 R2 R3 पे सेम है। चेंज क्या हो रही बेटा? चेंज हो रही है आपकी करंट। कौन कौन सी? I1 I2 I3। मतलब करंट की इक्वेशन कह सकते हैं I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। कोई दिक्कत बेटा? कोई दिक्कत? बाय यूजिंग ओम्स लॉ वी कैन से दैट, बाय यूजिंग ओम्स लॉ वी कैन से दैट V इज इक्वल टू IR। मतलब I इज इक्वल टू V बाई R। I इज इक्वल टू V बाई R। अब आप तीनों रेजिस्टेंस के अलग लगाएंगे। मतलब फॉर R1 की बात करें तो जब R1 की बात करोगे तो I1 कितना हो जाएगा? V अपॉन R1। अब मैंने I1 को मतलब करंट को I1, रेजिस्टेंस को R1 लिखा है, लेकिन वोल्टेज को V लिखा है। तो मैंने कहा ना पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज सेम रहता है। मतलब V इसमें भी रहेगा, V इसमें भी रहेगा और V R3 में भी रहेगा। ऐसे ही आप सिंपली तरीके से यूज़ करेंगे R2 के लिए। तो R2 के लिए I2 कितना आ जाएगा? V अपॉन R2। ऐसे फॉर R3 के लिए यूज़ करेंगे, R3 के लिए आ जाएगा I3 दैट इज इक्वल टू V अपॉन R3। अब ये I1 I2 I3 की जो वैल्यू आई है ये उठाकर पुट कर दीजिए आप फर्स्ट इक्वेशन में। जब फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो I बराबर आ जाएगा I1 प्लस I2 प्लस जो I3 है वहाँ पर I1 की जगह V अपॉन R1 लिख सकता हूँ और ओम्स लॉ के अनुसार I की जगह V बाई R लिख सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर V बाई R लिख दे रहा हूँ। I1 की जगह V अपॉन R1, R2 की जगह V अपॉन R2 और I3 की जगह V अपॉन R3। यहाँ तो कोई दिक्कत बेटा? अब आप ऐसा कर सकते हो, ऊपर से तीनों में भी है, कॉमन ले सकते हो। तो V बाई R इज इक्वल टू V ले लिया कॉमन, तो 1 अपॉन R1 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 और ये पैरेलल का इसको RP लिख दो। V से V कैंसिल, मतलब 1 अपॉन R टोटल फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 1 प्लस अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कितना इजी फंडामेंटल आपका पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन का प्रूफ कर पा रहे हैं हम लोग ना। तो इसमें कोई दिक्कत है क्या? बस एक ही चीज़ दोनों में कंबाइन याद रखनी है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट चेंज होती है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है। अगर ये याद कर पाओगे तो प्रूफ करना थोड़ा आसान आपके लिए हो जाएगा। सिंपल है, बहुत कठिन नहीं है, आराम से नोट करो। फिर इसके हम खूब सारे न्यूमेरिकल्स लेकर आ रहे हैं जिसमें कि आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन, बैटरी खूब सारे जोड़ करके सर्किट सॉल्व करना सिखाएंगे। बहुत आसानी से इसको समझ करके नोट करिए, ठीक है। देखो जैसे बोर्ड पे आपको दो न्यूमेरिकल्स दिख रहे हैं, छोटे छोटे हैं, बिल्कुल सर्किट को समझने के लिए सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करने वाले क्वेश्चंस हैं। जैसे पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि सर्किट बना हुआ है और आपको टोटल इस सर्किट से रेजिस्टेंस बताना है। हो सकता है आपसे करंट भी पूछ ले, कुछ भी वोल्टेज दे करके। तो आपको करना क्या, सिंपल सा तरीका है, पहले ये देखना है कि वो सर्किट हमारा किस कॉम्बिनेशन का है, पैरेलल का है, सीरीज का है या पैरेलल कॉम्बिनेशन मिक्स है। तो जैसे सर्किट को देख रहे हो तो एक यहाँ से बैटरी के पास वायर पकड़िए और आप देख रहे हो ये वायर में ये तीनों रेजिस्टेंसेस अटैच हैं। ये एक सिंगल वायर ही तो है, ये एक सिंगल वायर ही तो है। सिंगल वायर मतलब एक के आगे एक के आगे एक, और इसमें ऊपर नीचे तो है नहीं। तो इसका मतलब कैसा कॉम्बिनेशन है? सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो इसको नेम दे दें R1, इसको दे दें R2, इसको दे दें R3। और अकॉर्डिंग टू सीरीज कॉम्बिनेशन, किस कॉम्बिनेशन बेटा? सीरीज कॉम्बिनेशन, ये हम कह सकते हैं कि जो R टोटल होता है वो R1 मतलब R1 प्लस R2 प्लस R3 के बराबर होता है। R1 है 5, तो R टोटल कितना आ जाएगा? 5 ओम प्लस 2 ओम प्लस 3 ओम। बात क्लियर? तो यहाँ से बच्चा जो R टोटल आ जाएगा कितना आ जाएगा? 10 ओम आ जाएगा। इतनी बात क्लियर? तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि कौन सा कॉम्बिनेशन है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, हो सकता है आपसे इससे करंट भी पूछ ले, बैटरी का वोल्टेज दे करके। तो अगर करंट पूछे तो ओम्स लॉ आपके पास है। ओम्स लॉ से आप क्या कह के गए थे? V इज इक्वल टू IR, मतलब I इज इक्वल टू V बाई R। वोल्टेज कितना है? 8 ओम का, सॉरी 8 वोल्ट का। रेजिस्टेंस कितना निकला है? 10 का। 8/10 आपका करंट आ गया। 8/10 आपका क्या आ गया? करंट आ गया। 8/10 एम्पियर। बात क्लियर? तो ये एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखो बोर्ड पे लिखा हुआ है, आप देखो यहाँ पर पकड़ो, यहाँ से ये एंड पॉइंट्स ऑफ द वायर है। एंड पॉइंट ऑफ द वायर से ये देखो तीनों कैसे लगे।
अरे दिख रहा होगा ना, इतना समझ में आ रहा होगा ना भाई। ये कैसे लगे, ऊपर नीचे लगे, इसका मतलब इसको नाम दे दें R1, इसको दे दें R2, इसको दे दें R3। तो ये कैसा कॉम्बिनेशन बन रहा है, पैरेलल कॉम्बिनेशन बन रहा है। अभी प्रूफ करके रहा है कि जब पैरेलल कॉम्बिनेशन बनता है तो 1/r टोटल आता है 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 बनता है। सिंपल सा यूज करना है यार। 1/r टोटल दैट इज इक्वल टू 1/9 प्लस 1/9 प्लस 1/9, एलसीएम आ जाएगा 9, तो इसका मतलब ऊपर हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1/9, कितना आ गया 3/9, 3 3 3 9, इसका मतलब 1/r टोटल आ गया 1/3। उल्टा कर दो, रेसिबल कर दो, जब रेसिबल कर दोगे तो r टोटल जो आ जाएगा वो आ जाएगा 3 ओम। बात क्लियर, 3 ओम आ गया। अब आपसे करंट पूछ सकता है, जब करंट पूछ सकता है ओम्स लगा दो, V इज इक्वल टू IR, तो I कितना आ जाएगा V/R। वोल्टेज आपको 3 दिया है, टोटल रेजिस्टेंस आपने 3 निकाला है, I आ गया आपका 1 एम्पियर। तो सिंपल सा है, आपको सर्किट पहचानना आना चाहिए। अगर एक सिंगल वायर्स लगे हैं तो आपके सीरीज कॉम्बिनेशन, ऊपर नीचे लगे हैं तो पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब हम दोनों को मिक्स करके क्वेश्चन करेंगे, मतलब आप जो क्वेश्चन बनाएंगे उसमें पैरेलल सीरीज दोनों एक साथ लगे होंगे। इसको नोट करो, फिर आगे बात करें। देखो अभी की क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा हुआ है जो दोनों कॉम्बिनेशन का है, मतलब इसमें ये भी पहचानना है कि पैरेलल है, कहाँ पर पैरेलल है, कहाँ पर सीरीज है, फिर कैसा टोटल। तो पहले तो सिंपल से समझे, आपको इसमें ये देखना है कि कौन सा कॉम्बिनेशन आ रहा है पहले, या आप बीच से भी पकड़ सकते हो तो आपको आसानी रहेगी, लेकिन इंड पॉइंट से ज़्यादा बेटर रहता है क्वेश्चन करना। या तो आगे सर्किट देखा करो या तो पीछे देखा करो। जैसे यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पे ये वायर इंड पॉइंट है कि इंड पॉइंट ये वायर का है। अब इंड पॉइंट वायर की वजह से यहाँ से चलना चालू करा तो यहाँ ऊपर भी जा रहा है, नीचे भी जा रहा है। इसका मतलब ये दोनों आपस में कैसे हैं, पैरेलल हैं। अब ये इकलौता लगा है तो अब इसको रहने दीजिए, इधर आइए, इंड पॉइंट ये पकड़ा, इंड पॉइंट ये पकड़ा, ये दोनों आपस में ऊपर नीचे लगे हैं तो कैसे हैं, पैरेलल है। तो पहले ऐसा करा जाए, सबको नेमिंग दे दी जाए। इसको दे दिया R1, इसको दे दिया R2, इसको दे दिया R3, इसको R4 और इस वाले डिस्टेंस को R5। तो सिंपली करना क्या है, आपको सिंपली करना ये है कि पहले देखा कि मैंने R1 R2 आपस में पैरेलल है, तो यहाँ लिखा R1 एंड R2 आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। कौन से कॉम्बिनेशन में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। बहुत ढंग से समझिएगा, आपको आसानी समझ में आएगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, जब पैरेलल कॉम्बिनेशन में होंगे तो उसका फॉर्मूला होता है 1/r टोटल इज इक्वल टू 1/r2 प्लस 1/r1 प्लस 1/r2। एक मैं सिंपल सी बात बता रहा हूँ, जहाँ थोड़ी सी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, इनके आंसर आप वैसे मुज़बानी दे सकते हो। अगर डाटा इजी है, जैसे इसका डाटा बहुत इजी है, तो आप आसानी से आंसर निकाल सकते हो, वो बड़ी बात नहीं है। तो जैसे 1/2 करेंगे डाटा के हिसाब से, तो 1/r टोटल इनका 1 और 2 का जो आएगा 1/2 प्लस 1/2, तो एलसीएम आ जाएगा 2, ऊपर जोड़ देंगे 2/2 कितना आ जाएगा 1, तो इसका मतलब R टोटल आ गया कितना 1 ओम। तो मैं सिंपल सा यहाँ लिख दे रहा हूँ 1 ओम आया, तो मैं ऐसे इनका दोनों को जब कंबाइन करके निकालोगे तो आ जाएगा 1 ओम का। बात क्लियर, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब इधर आ जाओ जरा गौर से, R4 R5 आपस में कैसे हैं, ये भी तो पैरेलल में है। इसका मतलब R4 एंड R5, R4 एंड R5 कैसे हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। जब पैरेलल कॉम्बिनेशन होंगे तो इनका भी R टोटल कैसे आ जाएगा 1/r4 प्लस 1/r5, तो 1/r जो टोटल आ रहा है 1/4 प्लस 1/4, एलसीएम 2 आ जाएगा, तो R टोटल आ जाएगा 2/4 मतलब 1/2। उल्टा कर दोगे तो R टोटल आ जाएगा 2, कितना आ जाएगा R टोटल आ जाएगा 2, तो मतलब इन दोनों का जो R टोटल आएगा वो 2 ओम आ जाएगा, ठीक है ना। सॉरी ये 2 ओम है, सॉरी फॉर दैट, ये 2 ओम का है, ठीक ठीक ठीक। एक 4 का एक 2 का है, तो ये 2 ओम का हो जाएगा, तो ये R टोटल आ जाएगा इसका सॉल्व करने पे 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा 4, तो एलसीएम आ जाएगा 4, तो ऊपर हो जाएगा 1 प्लस 2 मतलब 3/4 आएगा। उल्टा कर दोगे तो R टोटल जो आ जाएगा इनका 4/3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 4/3 आ जाएगा। इतनी बात क्लियर। तो अब मैं ऐसा कर रहा हूँ रफली, थोड़ा सा इनका सर्किट फिर से बना रहा हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसका मतलब इन दोनों कॉम्बिनेशन 1 ओम का आ गया है, इन दोनों कॉम्बिनेशन 1 ओम का आ गया है। ये दूसरा वाला 5 ओम का था ही, और तीसरा वाला आया है 4/3 का। कितने का आया है 4/3 का, मतलब ये 4/3 है, ये 5 ओम का है और ये वाला 1 ओम का है। अब गौर से देखो, अभी सर्किट थोड़ा इजी दिखने लगा होगा आपको, अब आपको सर्किट थोड़ा इजी दिखने लगा होगा। ये कौन सा कॉम्बिनेशन दिख रहा है आपको, जाहिर सी बात है सीरीज कॉम्बिनेशन दिख रहा है।
इसका मतलब अब जो आर टोटल आएगा ये आप कह सकते हो 1 + 5 + 4/3, इसका मतलब आएगा 6 + 4/3, इसके नीचे 1 माना तो 18 4 22/3, ये आर टोटल आ गया। क्या आ गया? आर टोटल आ गया। इतनी बात क्लियर? तो अगर अलग अलग कॉम्बिनेशंस हैं तो उनको आप अलग अलग सॉल्व करके सिंपल कॉम्बिनेशन बना करके तब इजीली आंसर निकाल सकते हो। तो आपको बेहतर ढंग से समझ में आया होगा किस तरीके से पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन आते हैं। अब इसमें हम लोग ऐसा करेंगे, एक पूरी की पूरी क्लास कॉम्बिनेशन पर रखेंगे, जिसमें कि हम आपको कम से कम 15 से 20 सर्किट डिफिकल्ट इजी मिला करके मिक्सर सॉल्व कराएंगे। उसकी क्लास नेक्स्ट क्लास इसके बाद आएगी। तो अभी के लिए ऐसा करते हैं कि ये चैप्टर खत्म कर रहे हैं, ये टॉपिक्स, इसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो आएगा पूरा कॉम्बिनेशन बेसिस पर आएगा, ठीक है ना। तो ऐसा करिएगा, इसकी जो पहले वाली जिसे क्लास बच्चों ने मिस करी है थोड़ा ध्यान देते चलिएगा। हम टॉपिक वाइज लेक्चर्स को कंप्लीट कर रहे हैं। जिसकी भी क्लासेस पहले वाले लेक्चर्स की मिस हुई हैं वो जा करके इस डिस्क्रिप्शन से वो वीडियो जा करके देख सकते हैं। आप करिए क्या कि सबसे पहले एक लेक्चर से नोट बनाना चालू करिए। लेक्चर वाइज आप जब नोट्स बनाएंगे तो आपके पास एक कंप्लीट डाटा रहेगा। जब आपके पास कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग रहेगी तभी हम अच्छे क्वेश्चन कर पाएंगे। तो पहले आप लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 एक एक लेक्चर्स को आराम से देख करके पॉज करके उसके लेक्चर के नोट बना सकते हैं। नोट बनाने के साथ साथ जो भी आपके डाउट आ रहे हैं वो डाउट क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं। डायरेक्ट व्हाट्सएप ग्रुप चैनल है जिसमें आप जा करके डायरेक्ट हमसे डाउट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तीसरी सबसे खास बात ये है कि हम जैसे ही सारे लेक्चर्स ख़त्म कर लेंगे पूरे के पूरे एक एनसीईआरटी के क्वेश्चन की एक सीरीज़ लेकर आएंगे। फिर उसके बाद एक बैकईयर सीरीज़ लेकर आएंगे जहाँ पे आपको पूरा का पूरा कंटेंट मिलेगा। और वो कंटेंट जो रहेगा, जो क्वेश्चन रहेंगे, बैकईयर रहेंगे, एनसीईआरटी क्वेश्चन रहेंगे, वो आपको उतने यूजेबल रहेंगे, इतने आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो रहे होंगे कि आपको समझ में आएगा कि हाँ क्लास के लेक्चर जो हमने पढ़े हैं इनसे कितना हेल्पफुल आ रहा है। भाई एनसीईआरटी क्वेश्चन में थोड़ा सा लॉजिक है, वो तब समझ में आते हैं जब हमको थ्योरी क्लियर हो, या बैकईयर क्वेश्चन जो बोर्ड में आते हैं हर साल वो क्वेश्चन तब समझ में आते हैं जब आपको डाटा आपका क्लियर हो। तो सबसे पहले हमें ये घबराना नहीं है, एक आराम से 20 मिनट के 25 मिनट लेक्चर्स को आराम से देखना है, समझना है, नोट्स बनाना है। जहाँ दिक्कत आ रही है वहाँ पॉज करके 2 बार देखना है, 3 बार देखना है। फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप चैनल पे जाके, इंस्टाग्राम में जा करके आप आराम से डाउट पूछ सकते हो। मैं बेशक आपका डाउट 1 दिन में 2 दिन में जैसे मैं सीन करूँगा, जैसे भी देखूँगा, आपका पर्सनली मेरे नंबर पर जा करके आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। मैं आपके डाउट को जल्दी से जल्दी कोशिश करूंगा सॉल्व करके आपको सेंड करूं। जहां प्रॉब्लम आ रही है मैं आपके साथ डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड खड़ा रहूंगा, वहां पे क्वेश्चन करूंगा, आपके सॉल्यूशन को डिस्कस करूंगा। बात क्लियर है? बस एक ही आ कि आप समर्थन करिए, आप सपोर्ट करिए। सपोर्ट करने का मतलब मेरे साथ जो क्लास में लेक्चर्स हैं, जितना मैं पढ़ रहा हूँ उसका पॉजिटिव आपका रिस्पॉन्स आएगा तो मुझे भी लगेगा कि हम जो स्टडी कर रहे हैं, जो हम मेहनत कर रहे हैं, उसका रिजल्ट हमें मिल रहा है। तो मेहनत हमें करनी है, क्लास के लेक्चर्स का आराम से नोट बनाना है, फिर हम लोग इस तरीके से पूरे चैप्टर को खत्म करेंगे, धीरे धीरे पूरी सीरीज खत्म करेंगे ना। तो बढ़िया से अच्छे से नोट बनाइए, इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे। ओके बाय। तो आज हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी, क्लास 10th, एंड इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस सम इफेक्ट। मतलब इलेक्ट्रिक करंट कुछ इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। तो मेनली 3 इफेक्ट हमको देखने को मिलते हैं। एक होता है मैग्नेटिक इफेक्ट, एक होता है केमिकल इफेक्ट, और तीसरा हीटिंग इफेक्ट है। मैग्नेटिक इफेक्ट क्या है, थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं जानकारी, फिर जो हमारे सिलेबस में उसको स्टडी करते हैं। मैग्नेटिक इफेक्ट क्या है? मैग्नेटिक मतलब करंट के प्रोड्यूस होने की वजह से या करंट के फ्लो होने की वजह से उसके अराउंड जो मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होगा उसको बोलेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट। इसकी बहुत सारी जानकारी वैसे तो हमारे सिलेबस में 2nd चैप्टर पढ़ेंगे जब मैग्नेटिक चैप्टर, तो वहाँ पढ़ेंगे। बाकी बहुत डिटेल एनालिसिस 12th क्लास में पढ़ने को मिलेगी। इसमें थोड़ा सा जानकारी ये पढ़ लीजिए, थोड़ा सा भी बेसिक पढ़ लीजिए, बाकी इसको नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। मैग्नेटिक इफेक्ट का मतलब क्या है? एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था ऑस्टर्ड एक्सपेरिमेंट। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने क्या करा, एक वायर लिया, उस वायर में करंट प्रोड्यूस कराया, उस करंट प्रोड्यूस के अराउंड देखा कि इफेक्ट सब प्रोड्यूस हो रहे हैं। मैग्नेटिक नीडल कंपास में डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हुआ, तो उन्होंने कहा इसमें मैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से आ रहा है। दूसरा क्या है? केमिकल इफेक्ट। केमिकल मतलब केमिकल की वजह से एनोड और कैथोड पे मतलब जो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होती है उसको बोलते हैं केमिकल इफेक्ट। टोटली ये हमको रीड करने को बहुत मतलब डिटेल में मिलेगा 12th क्लास में, ठीक है। 12th क्लास में मिलेगा, चैप्टर है जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। क्या नाम है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो ये हमको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में देखने को मिलेगा। ये वाला जो है, ये वाला क्लास 12th में ही हमको डिटेल एनालिसिस करने को मिलेगी, क्लास 12th पे, ठीक है ना। 2nd चैप्टर में पढ़ेंगे, भी दूसरा चैप्टर हमारे पास मैग्नेटिक सिलेबस में, लेकिन उसमें थोड़ी बारीक सी बेसिक बात करेंगे, लेकिन इसकी डिटेल एनालिसिस कहाँ पढ़ने को मिलेगी हमको? 12th क्लास में, ठीक है ना।
तीसरा टॉपिक आता है हीटिंग इफेक्ट। ये हमारे सिलेबस का टॉपिक है, इसको हम लोग यहाँ बारीक से रीड कर, हालांकि सिलेबस सीनियर क्लास में जाके 12th क्लास में भी इसको भी डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए हमारे टॉपिक में, हमारे चैप्टर का टॉपिक यही है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो 3 वे होते हैं टोटली हीटिंग करंट के प्रोड्यूस होने के, एक मैग्नेटिक, दूसरा आपका केमिकल इफेक्ट हो जाता है, और तीसरा आता है हीटिंग इफेक्ट। हमारा टॉपिक क्या है? हीटिंग इफेक्ट। तो हीटिंग इफेक्ट है क्या, थोड़ा समझते हैं पहले, और बारीक समझते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए कोई वायर है, उस वायर पे आप करंट फ्लो करा रहे हैं। करंट फ्लो कराएंगे मतलब उसके टर्मिनल एंड्स को आपने किससे जोड़ दिया? पोटेंशियल डिफरेंट। पोटेंशियल डिफरेंस से बैटरी जोड़ दी, उसमें आपने पोटेंशियल डिफरेंस एंड में फ्लो कराया, पास कराया। तो जैसे आप पोटेंशियल डिफरेंस फ्लो कराएंगे, मान लीजिए मोटा मोटा ये वायर है, थोड़ा समझिएगा जोर से, ये पोटेंशियल एक वायर है, ये एक रैंडम वायर है। तो आपको पता है कोई भी जब एक वायर होता है तो उस वायर पे या कोई भी मेटालिक कंडक्टर होता है, वायर है, मेटालिक कंडक्टर भी हो सकते हो, मेटालिक कंडक्टर, ठीक है, मेटालिक कंडक्टर बोल सकते हो। तो कोई भी वायर या मेटालिक कंडक्टर है तो उसमें लार्ज अमाउंट पे क्या होंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इसमें क्या है? यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जैसे इसमें बहुत सारे खूब सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, जैसे इसके इस वायर या कंडक्टर की एंड पॉइंट पोटेंशियल डिफरेंस से कनेक्ट करेंगे या किसी बैटरी या सेल से कनेक्ट करेंगे, तो इसके इलेक्ट्रॉन्स मूव करने लगेंगे। जैसा कि हमने पहले चैप्टर में पढ़ा हुआ है, फर्स्ट टॉपिक में पढ़ा हुआ है कि जैसे इसको आप, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऐसा सिंपल समझिए जैसे क्लास होती है मोटा मोटा, उसमें क्लास में क्या होते हैं? बच्चे क्लास में कोई मॉनिटर तो कर नहीं रहा होता है, वो फ्री होते हैं, तो क्लास में इधर उधर घूम रहे होते हैं, कोई इधर बैठा है, कोई उधर बैठा है, कोई दोस्त साथ बैठा है, कोई उधर खड़ा है, कोई बाहर चला गया। तो इसका मतलब अभी वो किसी के मॉनिटर पे नहीं है, वहाँ पे कोई टीचर नहीं है, प्रिंसिपल नहीं है, क्लास का कोई हेड नहीं है, तो क्लास के बच्चे अपनी मर्जी का काम कर रहे हैं। तो जो क्लास के बच्चे ना इधर उधर घूम रहे हैं, जो इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, जो मर्जी आ रही वो कर रहे हैं, वही काम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स। जैसे कंडक्टर को आप बैटरी से कनेक्ट करते हो, मतलब क्लास में टीचर आ जाता है, क्लास टीचर आ गया या प्रिंसिपल्स आ गए, तो जब कोई आ जाता है ना, तो आप क्या करते हो? फटाफट अपनी सीट पकड़ लेते हो। तो क्या होता है? जैसे एक साथ 10 ग्रुपिंग करके बैठे हो और एकदम से सर डंडा लेकर आ गए, तो क्या करोगे? आप भागो एकदम से, तो भागोगे, टकरा जाओगे एक दूसरे से, गिरोगे, एक दो भागोगे, भागने पे दौड़ने पे गिर जाओगे, है ना, अपनी सीट पे जाने के लिए। तो वही काम यहाँ पर भी होता है कि मेटालिक कंडक्टर है, उस मेटालिक कंडक्टर पे वायर्स, अभी इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। जैसे इसको आप पोटेंशियल डिफरेंस से बैटरी से कनेक्ट करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन फ्लो होने लगेंगे। क्या होने लगेंगे? फ्लो होंगे। तो जैसे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे, तो एक इलेक्ट्रॉन जो फ्लो होंगे वो दूसरे इलेक्ट्रॉन से जाकर क्या करेंगे? वो कोलाइड करेंगे। क्या करेंगे? कोलाइड करेंगे। कोलाइड करने की मैं दूसरी भाषा में कहूँ, टकराएंगे आपस में। क्या करेंगे? कोलाइड करेंगे या कोलिजन करेंगे। बस समझ ना, क्या करेंगे? कोलिजन करेंगे। तो जैसे इलेक्ट्रॉन्स कोलिजन करेंगे, जैसे इलेक्ट्रॉन्स कोलिजन करेंगे आपस में, तो क्या प्रोड्यूस होगी? तब उसमें आपकी बेटा हीट प्रोड्यूस्ड होगी। क्या प्रोड्यूस्ड होगी? हीट प्रोड्यूस्ड होगी। तो इसका मतलब जय कोई भी आपका फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो गया, मेटालिक कंडक्टर होगा, तो उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे। तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जैसे ही आप उसको पोटेंशियल डिफरेंस कनेक्ट करते हो, उसके टर्मिनल वायर को या कंडक्टर के इन पॉइंट्स को, तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे आपस में टकराएंगे। टकराने की वजह से कोलिजन प्रोड्यूस होगा, और उसी कोलिजन प्रोड्यूस होने की वजह से आपकी उसमें हीट डेवलप होगी। क्या डेवलप होगी? हीट। इसका मतलब आपने मेटालिक कंडक्टर में करंट पास कराया। क्या पास कराया? करंट पास कराया। और जैसे ही आपने उसमें मेटालिक कंडक्टर में करंट पास कराया, तो उसमें हीट डेवलप हुई। क्या डेवलप हुई? हीट डेवलप हुई। उसी फिना को बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो आपको बेसिक जानकारी समझ में आ गई होगी। अब तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि जितनी ज़्यादा आप करंट पास कराएंगे, मतलब वही कहानी फिर हो गई, रिमाइंड करते हैं। क्लास में टीचर आ गया, आप ग्रुपिंग करके बैठे थे। अगर मान लीजिए कोई ऐसा टीचर आ गया जो आपको बहुत कम डांटता है, कम मारता है, तो आप क्या करेंगे? फिर वहाँ से आसानी से जाएंगे, आसानी से अपनी सीट पर उठ के चले जाएंगे। अगर कोई टीचर आया है, तेज आया है और डंडा लेकर के मारने वाला टीचर है, कोई डेंजर टीचर जो बहुत बच्चों को डांटता है, मारता है, आपको देख लेगा तो आपको पनिशमेंट देगा जम करके, तो आप तेज भागेंगे। तेज भागेंगे इसका मतलब आप तेज भागने के चक्कर में ज़्यादा कोलाइड होंगे, ज़्यादा कोलिजन करेंगे, ज़्यादा टकराएंगे। तो वही कहानी यहाँ पर भी है। तो जैसे आप इलेक्ट्रॉन में कोलिजन होगा, मतलब ज़्यादा अमाउंट ऑफ करंट पास कराओगे, लार्ज अमाउंट ऑफ करंट पास कराओगे, लार्ज अमाउंट ऑफ करंट पास कराओगे, इसका मतलब उनके इलेक्ट्रॉन में ज़्यादा कोलिजन होगा। लार्जर कोलिजन प्रोड्यूस्ड, लार्जर कोलिजन।
लार्जर कोलिजन होगा। क्यों? क्योंकि आपने करंट ज़्यादा पास कराई है, तो लार्जर अमाउंट ऑफ करंट पास कराएंगे तो उसमें लार्जर कोलिजन होगा। जितना ज़्यादा कोलिजन होगा उसमें उतनी ही लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होगी। लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड। तो बेसिक आपको जानकारी समझ में आ गई कि जैसे आपने कंडक्टर में क्या करा, आपने कंडक्टर में करंट लार्जर अमाउंट में हीट प्रोड्यूस कराई, तो उतना ही आपका उसमें इलेक्ट्रॉन में कोलिजन ज़्यादा होगा। जितना ज़्यादा कोलिजन होगा उसमें उतनी ही हीट डेवलप्ड होगी। तो बेसिक फंडामेंटल आपको समझ में आया कि इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होने के 3 इफेक्ट होते हैं। एक मैग्नेटिक इफेक्ट, दूसरा है आपका केमिकल इफेक्ट, और तीसरा है हीटिंग इफेक्ट। मैग्नेटिक इफेक्ट जो कि मैंने कहा है कि नेक्स्ट चैप्टर में भी रीड करेंगे, लेकिन ये जो ऑस्टर्ड साहब ने करा था कि एक वायर में करंट पास कराई थी उसके अराउंड मैग्नेटिक जो प्रोड्यूस होगी, तो वो स्टडी यहाँ करते हैं। दूसरा केमिकल्स। केमिकल मतलब केमिकल्स में 2 सेल होते हैं, कैथोड एनोड, और कैथोड एनोड की वजह से जो हीट डेवलप होगी उसको बोलेंगे केमिकल इफेक्ट, जो कि आपको क्लास 12th में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ने को मिलेगा। तीसरा हमारा टॉपिक है हीटिंग इफेक्ट, जो कि हमने देखा कि किसी मेटालिक कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने से कोलिजन होने की वजह से हमारी हीट डेवलप हो रही है। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा कि जितनी ज़्यादा आप करंट पास कराएंगे, लार्ज अमाउंट हीट प्रोड्यूस करेंगे, तो उसमें उतना ही ज़्यादा कोलिजन होगा। जितना ज़्यादा कोलिजन होगा उतनी ही उसमें ज़्यादा मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड होगी। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि हीट किन किन फैक्टर डिपेंड करती है। इसको आप जो नोट करना है नोट कर लीजिए, फिर आगे बात करें। ओके, देखिए अब टॉपिक है हमारा कि जो हीट प्रोड्यूस हुई है, वो हीट जो प्रोड्यूस हुई कंडक्टर, मेटालिक कंडक्टर पे, वो पता चल गया किस वजह से हुई, कोलिजन की वजह से हुई थी। अब वो किन किन फैक्टरों डिपेंड करती है, वो जिन फैक्टरों डिपेंड करती है उन फैक्टरों को समझ लेते हैं। सबसे पहले जैसे मान लीजिए कोई मेटालिक कंडक्टर है, मेटालिक कंडक्टर, उसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं। ये क्या है? वायर। मान लीजिए मोटा मोटा क्या है? वायर है। इसमें आपने क्या करा? करंट आई फ्लो कराई। तो इसका मतलब जो इसमें हीट प्रोड्यूस हो रही है वो हीट इनवर्स मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट स्क्वायर होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट स्क्वायर होगी। दूसरा, कोई भी वायर है तो ये बात कर चुके हैं, उस वायर का कोई ना कोई अपना रेजिस्टेंस होगा, तो इसका मतलब हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर पे डिपेंड करेगी, मतलब उसके रेजिस्टेंस पे। क्लियर है? तीसरा, जिस ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए उस पर करंट फ्लो करा रहे हो, जिस ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए करंट फ्लो करा रहे हो उस टाइम पर भी डिपेंड करेगी हीट, उस टाइम पर भी डिपेंड करेगी। इसका मतलब हीट किन किन फैक्टरों डिपेंड कर रही है? हीट जो प्रोड्यूस हो रही है, जो भी करंट फ्लो करा रहे हैं उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट पे डिपेंड कर रही है। सेकेंड फैक्टर, जो भी आपने मेटालिक कंडक्टर या वायर लिया है उसके रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेगी। तीसरा, जो भी ड्यूरेशन ऑफ टाइम ले रहे हो करंट को फ्लो कराने में उस पर भी डिपेंड करेगी। तो आपके पास 3 इक्वेशन है, 3 फैक्टर हैं जिन पे कि आपकी जो भी कंडक्टर, मेटालिक कंडक्टर या वायर है जिसमें हीट प्रोड्यूस हो रही है वो इन 3 फैक्टर पर डिपेंड कर रही है। अगर तीनों इक्वेशन कंबाइन कर रहे हो तो हीट आ जाएगा इक्वल टू I²RT, और इसी फिनोमिना को बोलते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। बात क्लियर ना बेटा? तो एक टर्म है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट, तो क्या बोलोगे? अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट, हीट प्रोड्यूस ऑन द मेटालिक कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट, इट्स रेजिस्टेंस एंड इट्स टाइम along which the current flow। जिस ड्यूरेशन के लिए करंट फ्लो कर रही है उसके टाइम पे डिपेंड करेगी, रेजिस्टेंट पे डिपेंड करेगा, और आपका करंट पे इन्वर्सली करेगा और टाइम ड्यूरेशन पे करेगा। तो इसका मतलब हीट इज इक्वल टू I²RT। दिस इज योर जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। बात क्लियर? इसको नोट करिए, फिर हम जूल्स लॉ के प्रूफ को भी समझते हैं कि जूल्स लॉ का H बराबर I²RT वो आया कहाँ से। क्लियर है? नोट करिए। अब देखो जूल्स लॉ का हम लोग प्रूफ समझते हैं, ठीक है? जूल्स लॉ का प्रूफ मतलब H बराबर I²RT आया कहाँ से? तो सिंपल सी डिफिनीशन है। पोटेंशियल डिफरेंस की डिफिनीशन क्या कहती है? पोटेंशियल डिफरेंस की डिफिनीशन कहती है कि जो भी वर्डन होगा वो वर्डन V इंटू क्यू के बराबर होगा। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस की डिफिनीशन क्या कहती थी? ये डिफिनीशन कहाँ है? फ्रॉम द डिफिनीशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। कहाँ से आया है? ये डिफिनीशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस आया है कि W इज इक्वल टू वी क्यू। वो पढ़ा था ना, V इज इक्वल टू W बाई क्यू, तो W इज इक्वल टू वी क्यू। अरे ये पढ़ा होगा यार, भूल हो गया। V इज इक्वल टू W बाई क्यू, तो W क्या आ जाएगा? वी क्यू आ जाएगा। इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस कहती है वर्डन कितना होगा? V इज इक्वल टू W क्यू। अब ओम्स लॉ क्या कहता है? ओम्स लॉ कहता है V इज इक्वल टू IR। क्या कहता है? V इज इक्वल टू IR। ये कहाँ से आया है? ओम्स लॉ। हमारे पास 2 इक्वेशंस हैं, एक तो ओम्स लॉ है,
ओम्स लॉ इस वजह से क्योंकि करंट फ्लो कर रही है, वोल्टेज और करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थे। जो वर्क डन होगा कितना होगा, W इज इक्वल टू वी क्यू। अब तुमको पता है करंट जो फ्लो करती है वो कितना होता है, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। तो इसमें क्या करिए, उठा के पुट कर दीजिए, I इज इक्वल टू कितना होता है, क्यू बाई टी। इसका मतलब यहाँ से क्यू कितना आ जाएगा, क्यू आ जाएगा आई टी। तो इसका मतलब इसको वर्डन जो हो रहा है V इक्वल टू डब्ल्यू क्यू, उसमें V की जगह आई आर पुट कर दीजिए। इसका मतलब W बराबर V की जगह आई आर पुट कर दिया और Q की जगह I इंटू टी पुट कर दिया। तो जो W वर्डन कितना आ गया, I स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर आर टी। हमने करा गया पोटेंशियल डिफरेंस की डिफिनेशन से W बराबर कितना हो गया, वी क्यू। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर एंड I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। दिस इज डिफिनेशन फ्रॉम द करंट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पढ़ा होगा ना। तो वर्ड चार्ज कितना आ जाएगा, I इंटू टी बराबर आएगा। तो इसका मतलब W की जगह पहली इक्वेशन में, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वेशन में V की जगह आई आर रख दिया फ्रॉम द इक्वेशन ओम्स लॉ, W की जगह Q बराबर आई टी रखा, तो वर्क डन आ गया हमारा कितना, I स्क्वायर आर टी। अब तुम्हें पता है कि जो तुमने करंट पास कराई है उसी करंट की वजह से उसमें हीट डेवलप हो रही है। तो जो आपने करंट पास कराई, जो वर्क डन कराया है वही हीट है। इसका मतलब दिस वर्क डन बिकम हीट ऑफ द कंडक्टर या वायर, मेटेलिक वायर, दैट इज इक्वल टू I स्क्वायर आर टी। तो आप हीट कह सकते हो I स्क्वायर आर टी आ गया। यही आपका जनरली जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट का क्या है, प्रूफ है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, ये एक फिनोमिना है, ये एक फॉर्मूला है, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। इससे दो फॉर्मूले और बनते हैं क्या, इसी इक्वेशन में अगर आप ऐसा करें I इज इक्वल टू वी बाई आर रख दें, ये भी ओम्स लॉ से निकाला है, मतलब ओम्स लॉ से I इज इक्वल टू वी आर इस फॉर्मूले में रखेंगे तो हीट का फॉर्मूला आ जाएगा वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। कोई दिक्कत बेटा, आर से आर कट गया तो हीट क्या आ गया, वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। ये एक दूसरा हीट का रिजल्ट है जो कि आपको डायरेक्ट न्यूमेरिकल में अप्लाई करने का यूज आएगा, ठीक है ना। अगर ऐसा करें इसी फॉर्मूले में, इस फॉर्मूले में अगर हम लोग ऐसा करें आर की जगह वी बाई आई रख दें, कितना रख दें, वी बाई आई। तो अगर आर की जगह इस फॉर्मूले में वी बाई आई रख रहे हैं तो हीट का फॉर्मूला आ जाएगा आई स्क्वायर इंटू वी बाई आई इंटू टी। आई स्क्वायर से आई खत्म, एच बराबर कितना आ गया, वी आई टी। ये तीसरा रिजल्ट आ गया हीट का। इसका मतलब टोटल कितने रिजल्ट हमको जूल्स लॉ हीट से मिल रहे हैं। पहला जो है हीट एच बराबर आई स्क्वायर आर टी, जो कि आपको याद रखना है, भूलना नहीं भाई, इसको रट लो, इसको याद कर लो, याद कर लो, बिल्कुल रट डालो, इसको याद कर लो। दूसरा, अगर इसी फॉर्मूले में I इज इक्वल टू वी बाई आर रख दें, ओम्स लॉ से फंडामेंटल निकाल रहे हैं, तो आपका हीट का फॉर्मूला आ जाएगा H बराबर वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। डायरेक्ट रिजल्ट न्यूमेरिकल में अप्लाई कर सकते हो। तीसरा, अगर इसी क्वेश्चन में ओम्स लॉ से R की जगह वी बाई आई रख दें तो आप हीट का फॉर्मूला H बराबर वी आई टी डायरेक्ट तीसरा रिजल्ट प्रूव कर सकते हैं। तो आपके जनरली जूल्स लॉ हीटिंग इफेक्ट के कितने फॉर्मूले आ गए। पहला तो आपका फॉर्मूला रहा H बराबर आई स्क्वायर आर टी, दूसरा रहा वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी, तीसरा रहा वी आई टी। आपको ये हीट के तीन रिजल्ट ऐसे एग्जैक्ट याद रखने, लर्न कर लीजिए बिल्कुल इनको, ठीक है, इनको याद कर लीजिए। क्लियर है, तो प्रूफ समझ में आ गया, तीन रिजल्ट निकाल लिए। आगे बात कर रहे हैं, इसको नोट करिए। फिर देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक पावर। मतलब आप हीट जब प्रोड्यूस करोगे तो कुछ ना कुछ आप पावर यूज करोगे, तो वही चीज़ है इलेक्ट्रिक पावर। होता क्या है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क बाय द रेट ऑफ डूइंग वर्क बाय एन इलेक्ट्रिक सर्किट, बाय एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज नोन एज पावर, इज नोन एज पावर। ये इलेक्ट्रिक पावर, बात क्लियर। जो भी आप काम कर रहे हो टाइम के रिस्पेक्ट में क्या कहलाएगा, पावर। तो जनरली पावर की डिफिनीशन ही कहती है V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी। जो भी आप काम कर रहे हो टाइम के रिस्पेक्ट में क्या कहलाएगा, पावर। तो P इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई, यूनिट क्या होती है पावर की, वॉट यूनिट होती है। क्या होती है यूनिट होती है वॉट। अब मैंने आपको बता रखा है जो भी वर्क डन है वही क्या स्टोर हो रहा है, किस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो आप कह सकते हो कि पावर हीट बाई टाइम भी है, क्योंकि जो पावर है वो किसके बराबर है, वर्क, मतलब हीट किसके बराबर है, वर्डन के बराबर। क्योंकि जो आप वर्डन कर रहे हो वही कन्वर्ट किस में हो रहा है, हीट में हो रहा है। तो इसका मतलब पावर कहता है वर्डन अपॉन टाइम, बट वी आल्सो से दैट वर्डन इज आल्सो इक्वल टू हीट। तो हीट के तीन फॉर्मूले हैं, कौन कौन से। हीट के आपके फॉर्मूले हैं आई स्क्वायर आर इंटू टी,
तो अगर T से डिवाइड कर दीजिए तो पावर का पहला फॉर्मूला क्या आ जाएगा, I²R। इसका मतलब जो 3 फॉर्मूले थे, तो पहला हमारा जो फॉर्मूला बन गया पावर का I²R। तो ऐसे ही हमारा पर दूसरा फॉर्मूला क्या है, VIT था, तो पावर इज इक्वल टू VIT अपॉन T कर दीजिए, तो T से T कट गया, दूसरा फॉर्मूला क्या आ गया, VI आ गया। इसका मतलब दूसरा फॉर्मूला हमारे पास आ गया VI, क्या आ गया, VI आ गया। ठीक, तीसरा फॉर्मूला क्या था, तीसरा फॉर्मूला था V² अपॉन R इंटू टी, और इसको आप क्या करिए, टाइम से डिवाइड कर दीजिए, टाइम से कट गया, तो तीसरा फॉर्मूला बन गया V² अपॉन R। इसका मतलब तीसरा फॉर्मूला क्या आ गया, V² अपॉन R। तो हमारे पास 3 रिजल्ट आ गए। तो कहने का मतलब जितने भी आपके हीट के फॉर्मूले निकले उनसे टाइम से डिवाइड कर दीजिए। तीनों फॉर्मूले हमारे हीट के थे I² अपॉन R इंटू टी, तो टी खत्म कर दिए, तो क्या आ गया, I² अपॉन R। तो हमारा जो वर्डन है वो यही कहता है कि वर्डन जो होता है, वर्डन जो पावर होता है वर्डन अपॉन टाइम होता है। तो आप, मैंने कहा था जो वर्कडन है वही हीट है, तो हीट का रख दीजिए। तो पावर के फॉर्मूले में हीट की जगह पहला इक्वेशन रखेंगे I²RT अपॉन टाइम कर देंगे, तो क्या बन जाएगा, I² अपॉन R। तो ये 3 रिजल्ट हैं, तीनों हीट में टाइम से डिवाइड करिए तो आपके पावर बन जाएंगे। तो यूनिट ऑफ पावर क्या होती है, वाट होती है। बात क्लियर। तो आपने हीट पढ़ लिया, पावर पढ़ लिया, सिंपल सा है, कुछ कठिन नहीं है, डिफिकल्ट नहीं, नोट करें फिर आगे बात करें। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी। व्हाट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सिंपल सा यार, जो एनर्जी होती है भाई, पावर है तो हीट है तो कुछ ना कुछ एनर्जी होगी, तो जो एनर्जी होगी दैट इज आल्सो इक्वल टू पावर इंटू टाइम। मतलब पावर जो आप प्रोड्यूस करोगे, कंज्यूम करोगे उस इंटू टाइम, तो जो एनर्जी होगी दैट इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम। ये रिजल्ट से न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, इसकी कॉमर्शियल यूनिट में बच्चे याद रखते हैं। तो जो एनर्जी है वो पावर इंटू टाइम होता है। अच्छा, जो कॉमर्शियल यूनिट होती है कितनी होती है, वो एनर्जी की होती है 1 किलोवाट आवर। कितनी होती है, 1 किलोवाट आवर कॉमर्शियल होती है। अगर आपसे ये भी पूछ सकता है कि 1 किलोवाट आवर कितना जूल होता है, हाउ मेनी जूल, तो वो होता है 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। कितना होता है, 1 किलोवाट आवर होता है 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। प्रूफ करने की अगर बात करें तो बहुत कठिन नहीं है, प्रूफ कर सकते हो। 1 किलोवाट आवर होता है पावर, मतलब किलोवाट इंटू आर, और 1 किलोवाट होता है 1000 वाट, तो इसको लिख सकते हो 1000 वाट। और आर को अगर टाइम में लिखोगे तो हो जाएगा 36 सेकेंड, 100 सेकेंड, 3600 सेकेंड। तो 1000 वाट इंटू 3600 सेकेंड, तो करो कितना आ जाएगा, 36 इंटू 50, ये तो आएगा 356 ये आ जाएगा जूल में। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर आप 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल भी लिख सकते हो। तो 1 किलोवाट आवर को जूल में याद करने के लिए ये तरीका है, तो आप रट लीजिए और कोई दिक्कत नहीं है। निकालने को तो ऐसे निकाल सकते हो, इस तरीके से निकाल सकते हो, बट आप याद कर लीजिए। तो 1 किलोवाट आवर एक कमर्शियल यूनिट है जो कि आपकी न्यूमेरिकल्स में बहुत ज़्यादा यूजेबल होगी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है दैट इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जो कमर्शियल यूनिट होती है 1 किलोवाट आवर, दैट इज आल्सो इक्वल टू जूल। तो 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू होता है 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। देन वी टॉकिंग अबाउट कुछ सर्किट जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज़ किए जाते हैं, तो इतना आप नोट कर लीजिए, फिर आगे बात करें उन एप्लीकेंस पे, ठीक है। अब देखो इसके बाद आता है कि इलेक्ट्रिक हीटिंग यूज़ करके किस सर्किट, कई सारे सर्किट का प्रयोग करा जाता है। जैसे मोटा मोटा पहले हम बात करें इलेक्ट्रिक बल्ब की। इलेक्ट्रिक बल्ब का जो प्रोसेस है, फिनोमिना है, वो टोटली बेस्ड ऑन द हीटिंग इफेक्ट है। देखा होगा आपने इलेक्ट्रिक बल्ब में जो फिलामेंट होता है, वो फिलामेंट टोटली जब आप करंट पास कराते हो तो क्या होता है, हीट करता है। हीट करने के बाद ही ग्लो करता है। तो जो आपका इलेक्ट्रिक बल्ब है टोटली बेस्ड ऑन द प्रोसेस, इसकी जो वर्किंग है वो हीटिंग इफेक्ट पर ही है। जब आप करंट पास कराते हो तो करंट पास होने की वजह से हीट होता है, हीट होने की वजह से ग्लो करता है। बात क्लियर। देन आता है फ्यूज़। फ्यूज़ आपका टोटली ऑन द बेसिस ऑफ किस पर है, ये टोटली बेस्ड ऑन द वर्किंग ऑफ हीटिंग पर है। इलेक्ट्रिक आयरन जो आप कपड़े प्रेस करते हो, इसका भी टोटली क्या होता है, जैसे आप करंट पास कराते हो तो करंट पास होने की वजह से आपका क्या होता है, आपका हीट होता है, जिसकी वजह से आप कपड़े प्रेस कर पाते हो। वेल्डिंग ज्वाइंट करने के लिए देखा होगा आपने, बिल्डिंग कराते हो ना, कैसे दो आयरन को, दो पार्ट्स को ब्रेक जो हो जाते हैं, टूट जाते हैं, तो उनको ज्वाइन करने बिल्डिंग का यूज़ करते हो। बिल्डिंग का फिनोमिना टोटली हीट बेसिस पर है। जब आप हीटिंग प्रोड्यूस करते हो तो हीटिंग प्रोड्यूस करने की वजह से मेल्ट होता है। जब मेल्टिंग होती है तो आपके दो क्रैक आपस में जुड़ जाते हैं, तो ये भी टोटली किस पे बेसिस है, ऑन द बेसिस ऑफ हीट इफेक्ट। बात क्लियर ना। अब मैंने इन टॉपिक्स पे सारी बात कर ली है, हीटिंग इफेक्ट क्या होता है, जूल्स हीटिंग क्या होता है, पावर क्या होता है, कॉमर्शियल यूनिट क्या होती है, और किन किन बेसिस में हीटिंग इफेक्ट का यूज़ करके हम लोग काम करते हैं। क्लियर ना। तो अब आपके चैप्टर थ्योरेटिकल बेसिस पर वो खत्म हो गया है।
इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास इसकी आएगी वो टोटली इसके एनसीईआरटी के क्वेश्चन या बैक ईयर क्वेश्चन की सीरीज आएगी। क्लियर ना? तो आप सारे नोट्स बनाते चलेगा साथ साथ। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास पर, जिसमें कि आपको हम लेकर आने वाले हैं सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो कि बोर्ड में पूछे जा चुके हैं या पूछे जाने वाले हैं। क्लियर है ना? तो अब इसको नोट करके फिर हम लोग आगे बात करेंगे। ठीक है।